हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तले टाइम्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी रीबर्थ ऑफ डेविल्स डेंजरस वाइफ एपिसोड 2। वही चाहत आगे बढ़ जाती है और वो किचन की तरफ चली जाती हैं। वही दूसरी तरफ किचन में आन्या और रीना जी दोनों ही हलवे की स्मेल ले रहे थे और वो दोनों ही हलवे को देख रही थी। इन दोनों का मैन ललचा रहा था हलवे को देखकर। रीना जी बोली, अंडस को ये हलवा इतना अच्छा ये लग रहा है को इसे खाने का मन कर रहा है। वही इतना सुनते ही आन्या बोली, अंडस को आंटी जी हमें इस हलवे को खाना है, ना को इसकी तारीफ करना। तो आप जल्दी करिए वरना कोई आ जाएगा या फिर हम दोनों में से कोई भी पकड़े गए तो गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज जल्दी करिए। वही इतना सुनते हैं रीना जी बोली, अंडस को हाँ हाँ चलो जल्दी से ही तना बोलकर वह पास में पड़ा हुआ नमक का डब्बा उठाते हैं और उसे हलवे के अंदर आधा डब्बा नमक डाल देते हैं और फिर आन्या उस हलवे को अच्छे से हिलाकर मिक्स कर देती है कि किसी को पता तक ना चले कि इस हलवे के साथ कुछ गड़बड़ की है। वैसे ही वो फिर से हलवे को अच्छे से रख देती है। वो रीना जी आन्या को देखते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, अंडस को लगता है इस तरफ कोई आ रहा है, चलिए जल्दी से। इतना बोलकर वो हलवे को ठीक से रख देती है और फिर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। वही वो जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाहर निकलते ही उसके 1-2 मिनट बाद ही चाहत किचन में आती है और चारों तरफ देखती है। फिर वो मुस्कुराते हुए ही अपना रखा हुआ हलवे की तरफ आ जाती है और हलवे का ढक्कन उठाकर हलवे को देखते हैं। चाहत अपने हलवे को देखकर बोली, अंडस को वाओ ये कितना अच्छा बनाया है ना मैंने, आखिर अच्छा क्यों नहीं होगा, इतना प्यार से जो बनाया है मैंने। इतना बोलकर वो खुद का खभा थपथपाते हुए ही बोली, अंडस को अच्छा चाहत वेरी गुड। इतना बोलकर वो उसे हलवे को अपने हाथ में लेती है। तभी उसे उसके पास में पड़ा हुआ नमक का डब्बा दिखता है। ये देखकर चाहत बोली, अंडस को यही नमक का डब्बा यहाँ पर क्या कर रहा है, और नमक का डब्बा यहाँ पर था तो नहीं जब मैं ये सब कुछ रख कर गई थी तब। तभी चाहत अपने मन में फिर से अपने आप से बोली, अंडस को शायद किसी को कुछ चाहिए होगा इसलिए रखा होगा। इतना बोलकर उसने वो अपने हलवे को देखने लगती है। वहीं आन्या और रीना जी दोनों ही सेकंड फ्लोर पर खड़े थे और वो नीचे देख रहे थे कि कब चाहत किचन से बाहर निकले और कब वो शालिनी जी के कमरे की तरफ जाए। वही आन्या बोली, अंडस को चाहत अभी तक निकली क्यों नहीं, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। वही इतना सुनते ही रीना जी बोली, पता नहीं लेकिन अब तुम बोल तो सही रही हो, 20 मिनट तो होने को आए हैं लेकिन वो अभी बाहर क्यों नहीं निकली। और आन्या बोली, अंडस को हम दोनों कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना सुनते ही रीना जी बोले, अंडस को हाँ कहीं उसे सब तो नहीं हो गया है। आन्या ने कहा, अंडस को अरे नहीं, जब वो टेस्ट करेगी हवा तब ही पता चलेगा वरना तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। शायद वो और भी कुछ ले रही होगी फ्रिज में से या फिर और कुछ भी खाने का साथ में ले जा रही होगी, इसलिए इतनी देर लग रही है। वही वो दोनों 2-3 मिनट ऐसे ही बातें करते हैं लेकिन चाहत फिर भी बाहर नहीं निकलती तो रीना जी बोली, अंडस को चल नीचे किचन की तरफ चलकर देखते हैं। आन्या बोले, हाँ हाँ चलिए चलते हैं, बहुत देर हो चुके हैं। इतना बोलकर वो दोनों ही सीढ़ियों से नीचे आने लगती हैं और सीढ़ियों से नीचे आ जाती हैं। तभी उसे ऐसा चाहत सामने से किचन से निकलती हुई दिखती है और चाहत के हाथों में वही थाली थी। चाहत हलवा ले जा रही थी। वही चाहत को जाता हूँ बाहर निकलता हुआ देखकर और चाहत के हाथ में हलवे की डिश को देखकर आन्या और रीना जी के चेहरे पर एक कुटिल स्माइल आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वहीं पर एक पिलर के पीछे छुप जाती हैं। तभी चाहत उसके पास से गुजर जाती है और शालिनी जी के कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं आन्या और रीना जी बोली, अंडस को अब हम दोनों धमाका करेंगे। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को हाई फाई देती हैं और वो दोनों भी उनके पीछे जाने लगती हैं। वही शालिनी जी मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली, अंडस को बेटा देख चाहत वापस आ गई है, तू उसे थोड़ा प्यार से रहना। मुझे पता है तू चाहत से बहुत प्यार करता है लेकिन तू अभी उससे नाराज है तो अब उसे माफ करके उसे समझने की कोशिश करना। मृत्युंजय बोला, अंडस को बड़ी माँ मैं क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चाहत सच में समझ गई है या फिर से कोई नया नाटक है उसका, समझ में ना आ रहा। तभी शालिनी जी बोली, अंडस को चाहत की आंखों में सच्चाई दिख रही है बेटा, तो वो सच में बदल गई है तो तू उसे अब माफ कर देना और उसे समझना भी।
मृत्युंजय बोला, ट्राई क्रंग में बड़ी माँ। तभी वही चाहत कमरे में आ गई और वो कमरे में आकर बोली, अंडरस्कोर बड़ी माँ आपके लिए हलवा हाजिर है, आ गई आपका हवा लेकर, देखिए। वही तभी मृत्युंजय भी उसी तरफ देखने लगता है, आखिर इसका भी तो फेवरेट था हलवा। चाहत उन दोनों को हलवा देते हुए ही उन दोनों को देखते हैं और फिर वो एक दूसरे कटोरे में मृत्युंजय को भी हलवा देती है और एक कटोरा में बड़ी माँ को, दोनों को ही चाहत हवा देते हुए ही बोली, अंडरस्कोर ये लीजिए आप दोनों का ही हलवा, आप दोनों ही खाए और खाकर बताइए कैसा बना है। वही इतना सुनते ही बड़ी माँ बोली, अंडरस्कोर जी खाती हूँ, बहू रानी खाती हूँ, आखिर मुझे भी तो पता चले मेरी बहू रानी को कैसा खाना बनाना आता है। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगती है, वही चाहत भी मुस्कुराने लगती है। चाहत बोले, अंडरस्कोर हाँ जरूर। फिर बड़ी माँ ने एक चम्मच भरा ही था कि तभी एक आवाज आई, अरे आंटी जी आप इतनी जल्दी चाहत पर भरोसा भी कर लिया। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय, चाहत और शालिनी जी वो सब एक साथ दरवाजे को देखने लगते हैं। तभी वहां से आन्या और रीना जी दोनों ही आती हैं। तभी आन्या मुस्कुराते हुए ही बोली, अंडरस्कोर अरे मेरा मतलब है कि चाहत पर अपने भरोसा किया, यह अच्छी बात है, लेकिन वो क्या है ना, चाहत ने हम सबके साथ बहुत बार गलत किया है और हम सबको खाने में भी कुछ ना कुछ मिलाकर वो खिला देती थी। आपको पता है कि वो खाने के साथ क्या क्या करती थी, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, वरना चाहत जो खाना बनाती है वो अच्छा ही होता है ना चाहत। इतना बोलकर वो नकली स्माइल करते हुए चाहत को देखते हैं। वही चाहत के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। वो आन्या को देखते हुए ही बोली, अंडरस्कोर अन्य तुम फिक्र मत करो, अब मैंने कहा ना मैं अपने घर की अपने परिवार वालों के सारी जिम्मेदारियां उठा लूंगी, तो तुम ना ज्यादा टेंशन मत लो, आखिर यह घर मेरा ही है ना और इस घर के जो भी लोग हैं ना वह भी मेरे ही हैं। इतना बोलकर वो अपने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती हैं। चाहत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वही तभी रीना जी आगे आते हुए ही बोली, अंडरस्कोर दीदी आप पहले ये हलवा मुझे दीजिए, मैं खाकर बताती हूँ कैसा बना है। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडरस्कोर माँ आप रुकिए, किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले खा रहा हूँ। इतना बोलकर वो एक चम्मच भर के अपने मुंह में रखता है और खाने लगता है। वहीं आन्या और रीना जी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और वह दोनों कुटिल स्माइल करते हुए ही मृत्युंजय, चाहत और शालिनी जी को देख रहे थे, जैसे उनको बस यही देर होगी कि कब मृत्युंजय वो हलवा अपने मुंह से बाहर निकले और बोले कि यह कैसा बकवास का हलवा बनाया है, इसमें इतना ज्यादा नमक क्यों है, ऐसा हलवा क्यों बनाया है। उन दोनों को बस यही इंतजार था। तभी मृत्युंजय पूरा चमचा हलवे का खा जाता है। वो अपने गले से नीचे उतरता है और फिर वो शालिनी जी की तरह देखते हुए बोला, अंडरस्कोर बड़ी माँ हलवा बहुत अच्छा बना है, आप खा सकती हैं। वही इतना सुनते ही आन्या और रीना की दोनों ही हैरानी से मृत्युंजय को देखने लगती हैं और रीना जी बोली, अंडरस्कोर ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या सच में हलवा अच्छा है, ये कैसे हो सकता है। तभी इतना सुनते ही चाहत बोली, क्यों अच्छा नहीं हो सकता, इससे क्या मतलब है आपका। वही इतना सुनते ही आन्या जल्दी से रीना जी की बात सुधारते हुए बोली, अंडरस्कोर अरे नहीं आंटी जी का मतलब है कि क्या सच में हलवा अच्छा ही बना है ना, ये पूछ रही है। वही शालिनी जी की हलवा खाती है और वो पहले ही बाइट में ही बोली, अंडरस्कोर वाह हलवा तो बहुत खूब अच्छा बना है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, आखिर मेरी चाहत ने जो बनाया है हलवा अच्छा कैसे नहीं होगा। वही चाहत मुस्कुराने लगती है और बोली, अंडरस्कोर थैंक यू बड़ी माँ। अंडरस्कोर वही चाहत बोली, अंडरस्कोर आप दोनों मुंह खोले क्या देख रहे हैं, कुछ हुआ है क्या आप दोनों को, या फिर आपको भी हलवा खाना है। वही इतना सुनते ही आन्या और रीना जी दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो दोनों बोली, अंडरस्कोर नहीं कुछ नहीं, बस हमें वो कुछ काम याद आ गया है तो हम जा रहे हैं। वही आन्या भी उसके पीछे ही जाते हुए बोली, मुझे भी कोई काम है। इतना बोलकर वो दोनों ही वहां से चली जाती हैं। वही तभी चाहत शालिनी जी और मृत्युंजय को खाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगती है और वो याद करती है कि जब वो हलवा लेकर आगे बढ़ रही थी कि तभी फ्लैशबैक, चाहत हवा लेके आगे बढ़ रही थी कि उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। वो अपने आप से बोली, अंडरस्कोर वो नमक का डिब्बा पास पड़ा था तो कुछ गलत तो नहीं किया किसी ने इस हलवे के साथ। इतना बोलकर चाहत अपने आप से बोली, अंडरस्कोर एक बार चख ही जाती हूँ। इतना बोलकर चाहत हवा थोड़ा सा लेती है और अपने मुंह में रखती है तो बहुत ज्यादा उसमें नमक था।
उसमें इतना ज्यादा नमक था कि हलवा खाया भी नहीं जा रहा था। चाहत जल्दी से वो निवाला बाहर निकालकर डिस्टर्बिंग में फेंकती है और बोली, अंडस्को, ये किसने किया इस हलवे के साथ ऐसा? मैंने कितना अच्छा हलवा बनाया था और यह कौन है जिसने ऐसा किया है? इतना बोलकर चाहत के चेहरे पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन चाहत खुद से बोली, अंडस्को, चाहत कम डाउन, अभी गुस्से से काम नहीं लेना है, मुझे अभी बड़ी माँ को हवा खिलाना है ना मुझे। इतना बोलकर वो जल्दी से हलवे जो था उसे दूसरी थाली में रख देती है और वो जल्दी से हलवा बनाने की सारी सामग्री निकालकर वो जल्दी से फिर से बनाने लगती है और करीब 10-20 बाद कुछ ही मिनट में तैयार हो जाता है। और चाहत एक रात की सांस लेते हुए ही बोली, अंडस्को, चलो हो तो गया हलवा फिर से। इतना बोलकर वो फिर से थाली में सजाती हैं और फिर हलवा लेकर किचन से बाहर निकल जाती हैं। फ्लैशबैक एंड। वही चाहत यह सोचते हुए ही बोली, अंडस्को, कहीं आन्या और सासू माँ ने तो ये सब कुछ नहीं किया मेरे हलवे के साथ? क्या उन दोनों ने तो नहीं बिगड़ा? इतना वो सोच रही थी। तभी शालिनी जी बोली, अंडस्को बेटा, हलवा तो बहुत अच्छा बना है, थैंक यू, तूने हमारे लिए इतना किया। वही चाहत मुस्कुराने लगती है। वही कुछ ऐसे ही सब लोग बातें करते हैं और फिर सब लोग हाल में आ जाते हैं और खाना खाने के लिए बैठने लगते हैं। वही मृत्युंजय एक चेयर पे बैठा हुआ था। तभी आन्या मृत्युंजय को देखकर उसकी तरफ जाने लगती है। तभी ये देखकर चाहत अपने मन में बोली, अंडस्को, दादी माँ को वादा किया है कि अपने पति के पास किसी को भटकने न दूंगी। वही मृत्युंजय की तरफ अभी आन्या बढ़ रही थी और वो जब चाहत के पास से गुजरती है तो चाहत अपने आसपास देखकर आन्या जा रही थी तो बीच में पैर अड़ा देती है, जिससे आन्या की चीख निकल जाती है और वो वही चाहत के पैर अड़ाते ही आन्या की चीख निकल जाती है और वो गिरती है मुंह के बल नीचे जमीन पर। आन्या के गिरते ही चाहत वहां से खिसकते हुए ही चाहत मृत्युंजय के पास आकर खड़ी हो जाती है। वही आन्या गिरते ही बोली, अंडस्को, अरे मुझे चोट लग गई, वो मुझे लग गई, अरे कोई उठाओ मुझे। इतना बोलकर वो अपने आप को देखने लगती है। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग थे और वो नीचे गिर गई थी। ये देखकर सब लोग उधर जल्दी से आने लगते हैं। वही तभी चाहत एक डेविल स्माइल के साथ आन्या के पास आ जाती है और उसे अपना हाथ देते हुए ही बोली, अंडस्को, अच्छा हुआ आन्या, वैसे भी तुम गिरी हुई तो हो ही। वही इतना सुनते ही सब लोग हैरानी से चाहत को देखने लगते हैं। तभी आन्या बोली, अंडस्को, क्या बोला तुमने? तभी चाहत अपनी बात को ठीक करते हुए बोली, अंडस्को, आई मीन टू से कि तुम गिर गई हो तो तुम्हें उठाती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ। इतना सुनते ही आन्या अपना मुंह बिगाड़ते हुए उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है और वो जल्दी से खड़ी हो जाती है। तभी उसके पास रीना जी और बुआ जी दोनों ही आती हैं और बोली, अंडस्को, क्या हुआ आन्या बेटा, तुम ठीक तो है ना? तभी आन्या जल्दी से रीना जी के गले लगाते हुए ही बोली, अंडस्को, आंटी जी, पता नहीं मैं कैसे गिर गई। तभी रीना जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए ही बोले, अंडस्को, ध्यान रखना चाहिए ना बेटा, और तुम्हें चोट तो नहीं आई? तभी आन्या बोली, अंडस्को, नहीं मैं ठीक ही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे बीच में पैर अड़ाया हो, वैसे लगा, इसलिए मैं गिर गई। तभी चाहत बोली, अंडस्को, क्या सच में? किसने अड़ाया बीच में? लेकिन तुम्हारे आसपास तो कोई था भी नहीं। तभी लकी वहां पर आते हुए बोला, अंडस्को, हाँ आन्या, तुम्हारे आसपास तो कोई था ही नहीं शायद। वही आन्या बोली, अंडस्को, तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, मुझे पता है मेरे पास कोई तो था, शायद चाहत तुम थी। वही इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडस्को, मैं तुम्हारे पास कैसे होगी? तुम मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो अपने पति के पास खड़ी थी अपने हस्बैंड के साथ। वही इतना सुनते ही आन्या इधर उधर देखते हैं। सब लोग आन्या को ही देख रहे थे, इसलिए फिर वो कुछ ना बोलते हुए हैं अपना सर झुका लेती हैं। तभी वहां पर शालिनी जी आते हुए ही बोली, अंडस्को, अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तभी आन्या अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, अंडस्को, वो आंटी जी में गिर गई। तभी शालिनी जी बोली, अंडस्को, ध्यान से चलो, थोड़ा नीचे देखकर, ऊपर की तरफ ज्यादा देखकर मत चला करो, अक्सर ऊपर देखकर चलने वाले लोग गिर ही जाते हैं। वही इतना सुनते ही आन्या बोली, अंडस्को, मतलब? तभी शालिनी जी बोली, अंडस्को, अब से ध्यान रखना। वही आन्या अपना सिर हिला देती है। वही चाहत है एक डेविल स्माइल के साथ शालिनी जी को देखते हैं जो उसे ही देख रही थी। वही मृत्युंजय की नजरें भी शालिनी जी के चेहरे पर जाती हैं
लेकिन फिर वो कुछ ना बोलते हुए खाना खाने के लिए वहीं पर ही बैठ जाता है। वही सब लोग अब आ चुके थे और खाना खाने के लिए बैठ चुके थे और सब लोग खाना खाने लगते हैं। वही चाहत सबको खाना सर्व कर रही थी। फिर वो किचन में जाती है और हलवा लेकर आती है। चाहत बोली अंडस को, आन्या और सासू माँ आप दोनों के लिए हलवा मैंने रखा था, वह बड़ी माँ को देने के बाद ये थोड़ा सा आपके लिए भी मैंने बचा के रखा था कि आप दोनों भी खा सको। वही इतना सुनते ही आन्या बोली अंडस को वैसे तो ज्यादा कहती एने चाहे, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं खा लेती हूँ। तभी रीना जी बोली अंडस को, हाँ हाँ कोई बात नहीं, दे दो। वही चाहत एक खतरनाक स्माइल करते हुए ही उसके चेहरे पर एक जो वो खतरनाक स्माइल थी जो कोई नहीं देख सकता था, उन दोनों की थाली में वो हलवा सर्व करती है और बोली अंडस को अब दोनों खा सकते हैं। इतना बोलकर वो अपनी जगह पर आकर मृत्युंजय के पास बैठ जाती हैं और उन दोनों को देखने लगती हैं। वहीं आन्या और रीना जी दोनों ही एक चम्मच लेते हैं और अपने मुंह में रखते हैं। वहीं मुंह में रखते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों आंखें, उन दोनों की आंखें चार हो जाती हैं और वो दोनों हैरानी से बड़ी आंखें करके चाहत को देखने लगती हैं। तभी चाहत उनको इशारा करते हुए फिर से बोली अंडस को आप दोनों के लिए ही रखा था, थोड़ा सा ही था। वही इतना सुनते ही वो दोनों ही एक नकली स्माइल करते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए ही वो अपना सिर दोनों ही हिला देती हैं। वही आन्या अपने मन में बोली अंडस को ये हलवा तो बड़ी माँ को देना था, लेकिन ये हमारे पास कैसे पहुँच गया। तभी रीना जी भी अपने मन में बोली यह इतना खराब क्यों है, इसमें इतना नमक क्यों है, कहीं यह वो हलवा तो नहीं जो हमने बनाया था, कहीं ऐसा तो एनेचाई की चाहत को पता चल गया हो इसलिए उसने हमें दिया हो। तभी चाहत उन दोनों का रिएक्शन देखते हुए ही बोली अंडस को, क्या हुआ मम्मी जी, आन्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना हलवे में, आप कहें तो मैं बड़ी माँ से कुछ पूछूं। वही इतना सुनते ही वो दोनों ही ईरानी से चाहत को देखने लगते हैं। फिर आन्या और रीना जी दोनों ही अपना सीरियल हिलाते हुए ही जल्दी से वो निवाला अपने गले से नीचे उतरती हैं और आन्या जल्दी से बोली अंडस को, अरे नहीं नहीं हमें पता है तुम बड़ी माँ से क्या पूछने वाली हो, यही ना कि हलवा अच्छा था ना। लेकिन चाहत ये हवा हमें भी पसंद आया। तभी चाहत बोली अंडस को, हाँ मैं वही पूछने वाली थी। वही चाहत एक डेविल स्माइल करते हुए उन दोनों को ही देख रही थी। वही वो दोनों ही अपना सिर झुकाए हुए खाना खाने लगती हैं। वही सब लोगों को खाना हो चुका था और सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। तभी आन्या और रीना जी दोनों ही एक दूसरे से ही बहस कर रहे थे, आपने ऐसा किया वरना चाहत को कुछ पता नहीं चलता। और वही तभी रीना जी बोली अंडस को, तुमने ज्यादा नमक डाल दिया इसलिए उसे पता चल गया होगा। वो दोनों भी बोल ही रहे थे कि सामने से चाहता आती हुई बोली अंडस को, क्या हुआ, आप दोनों में कौन सी बात हो रही है। तभी वो दोनों ही चुप हो जाती हैं। चाहत उन दोनों के पास आकर बोली अंडस को, शायद मैं गलत नहीं तो आप दोनों ने ही मेरा जो बनाया हुआ हलवा था बड़ी माँ के लिए उसको बिगड़ा था, राइट, या फिर मैं गलत हूँ। तभी आन्या बोली अंडस को, नहीं नहीं, वो सिर्फ हम दोनों तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी इसलिए ऐसा हो गया, सॉरी हमारा मजाक का तुमको बुरा लगा हो तो। इतना सुनते ही चाहत बोली अंडस को, आन्या काइंड योर इन्फॉर्मेशन, आगे से मेरे साथ ऐसा करने की सोचना भी मत और जितना हो सके उतना मृत्युंजय से भी दूर रहो और इस घर में रहना है तो जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा, समझी तुम। और सासू माँ आप भी समझ जाए, सुना है संगत का असर बहुत गलत होता है, दूर रहिए वरना कुछ लोगों से वरना अपना दिमाग गवा देंगे। इतना बोलकर वो वहां से डेविल स्माइल करते हुए चली जाती हैं और अपने कमरे में आ जाती हैं। वही वो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर गुस्से से चाहत को जाता हुआ। वही चाहत अपने कमरे में आई थी कि तभी मृत्युंजय बेड पर बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वही मृत्युंजय को देखकर चाहत अपने कपड़े निकालती है और नाइट सूट लेकर वो फिर वॉशरूम में चली जाती है नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। कुछ ही देर बाद वो फ्रेश होल निकलती है और फिर वो बेड पर आकर बेड पे बैठते हुए ही बोली अंडस को, मैं यहाँ सोने वाली हूँ, देखो देखो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम काउच पर सो सकते हो। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत को देखते हुए बोला अंडस को, क्या बोला तुमने, मुझे नहीं लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाओ काउच पर सोने के लिए, मैं यहीं पर ही सोने वाला हूँ। तभी चाहत बोली ठीक है फिर तो मैं भी इधर ही सोने वाली हूँ, और देखो तुम ना मुझसे दूर ही रहना और दूरी बनाकर ही सोना, पास आने की कोशिश मत करना। हाँ तुम्हें मैं कह रही हूँ।
वही इतना सुनते ही मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, अंडस्को मैं क्यों तुम्हारे पास आऊंगा? मुझे कोई शौक नहीं है, समझी तुम? अब चुपचाप सो जाओ। इतना बोलकर वो फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। तभी चाहत 2 दिन तकिए लेकर आती है और उन दोनों के बीच में रख देती है। चाहत बोली, अंडस्को मैं तकिए की लाइन बना रही हूँ, इस तरफ मत आना, अपनी जगह पर ही सोना। वही मृत्युंजय अपना सिर ना में हिला देता है, जैसे कह रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। वही चाहत तकिए की लाइन बनाकर फिर वो वहीं पर सो जाती है और ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेती है। वही आधे घंटे बाद चाहत गहरी नींद में सो जाती है और वही मृत्युंजय चाहत को गहरी नींद में सोता हुआ देखकर वह अपना लैपटॉप बंद करता है और साइड में रखकर फिर चाहत को देखने लगता है। वही चाहत प्यार से सोई हुई थी, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वही मृत्युंजय थोड़ा सा सरक कर चाहत के पास आता है और उसके चेहरे पर हल्के से हाथ रखकर उसे देखते हुए ही बोला, अंडस्को चाहत तुम ना सच में पागल ही हो, बिल्कुल जल्दी सी। इतना बोलकर मृत्युंजय हल्के से झुककर वो चाहत के सिर पर हल्की किस करता है और फिर वो उससे दूर होकर तकिए की लाइन जो बनाई थी उसके दूसरी तरफ सो जाता है। वही ऐसे ही रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। वही चाहत और मृत्युंजय के कमरे में सुबह कुछ और ही हुई थी, क्योंकि सारे तकिए इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे और मृत्युंजय चाहत जिस तरफ सोई हुई थी उसी तरफ जाकर चाहत को अपनी बाहों में झलके हुए उसे अपने बेहद करीब करके उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी सीने से लगाकर सोया हुआ था, जैसे चाहत कहीं भागकर चली ना जाए। ऐसे ही मृत्युंजय ने चाहत को झककर रखा था और चाहत भी गहरी नींद में सोई हुई थी। चाहत अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी और तभी धीरे धीरे उसकी नींद खुलने लगती है और वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो उसे अपनी कमर पे झकड़न महसूस होती है। चाहत अपनी आंखें खोलकर अपना सिर ऊंचा करती है तो खुद को वो मृत्युंजय की बाहों में पाती है और ये देखकर चाहत हैरान हो जाती है और वो खुद को देखने लगाती है और बोली, अंडस्को ये मैं मृत्युंजय के पास कैसे आई? इतना बोलकर वो अपने आसपास देखती है तो उसे पता चलता है कि जो सारे तकिए थे वो आसपास और नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे और उसने देखा तो मृत्युंजय उसकी साइड आया हुआ था। ये देखकर चाहत थोड़ी गुस्से में आ जाती है और वो अपना सिर ऊंचा करके गुस्से से बोली, अंडस्को मैंने बोला था तुम्हें मृत्युंजय। वो अभी इतना ही बोली थी कि तभी उसकी नज़र मृत्युंजय में हैंडसम के चेहरे पर पड़ती है तो वो उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं और वो मृत्युंजय को देखने लगती है। चाहत एक तक मृत्युंजय को देखते हुए ही वो अपने मन में बोली, अंडस्को हाय मेरा हॉट हैंडसम बंदा। इतना बोलकर वो अपना हाथ ले जाकर मृत्युंजय के चेहरे पे रखती है। चाहत बोली, अंडस्को माय हैंडसम मॉन्स्टर तुम ना बहुत प्यारे लग रहे हो सोते हुए, ग्रिन थ्रोइंग किसेस बिल्कुल एक डेविल किंग की तरह। चाहत बोली, अंडस्को वैसे तुम इतने हैंडसम क्यों हो? पतिदेव इतना भी हैंडसम ना बनना था कि दूसरी मक्खियां तुम्हारे आसपास भिन्न भिन्नाती रहे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे पास, इसलिए सारी मक्खियों को तुमसे दूर रखूंगी। तभी मृत्युंजय थोड़ा सा कसमसाने लगता है। वही ये देखकर चाहत अपने आसपास देखने ने लगती है। वही मृत्युंजय चाहत को अपने बेहद करीब करता है, वही चाहत उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए कसमसाने लगती है। वही आए हाल चल से मृत्युंजय की आंख खुलने लगती है और वो नींद से उठने लगता है। तभी उसे सामने उसकी बाहों में चाहत दिखती है। ये देखकर मृत्युंजय चौंक जाता है। वही चाहत घूरते हुए ही मृत्युंजय को ही देख रही थी। तभी मृत्युंजय अपनी आंखें जल्दी से मलते हुए फिर से देखता है तो चाहत गुस्से से मृत्युंजय को देख रही थी। ये देखकर मृत्युंजय बोला, अंडस्को क्या ये सपना है? तभी चाहत बोली, अंडस्को ये हकीकत है। इतना सुनते ही मृत्युंजय जल्दी से एक झटके के साथ उठा के बैठ जाता है और बोला, अंडस्को तो तुम मेरे पास क्यों आए? तुमने तो मना किया था ना कि तुम या मैं दोनों में से की करीब ना आएगा, तो अब क्या हुआ, तुम मुझे दूर ना रह पाए क्या? वही इतना सुनते ही चाहत गुस्से से मृत्युंजय को घूरते हुए ही बोली, अंडस्को क्या कहा तुमने? क्या कहा? मैं पास आए तुम्हारे? वही मृत्युंजय एटीट्यूड से बोला, अंडस्को हाँ तो तुम ही मेरे करीब आए ना। तभी चाहत मृत्युंजय के करीब जाते हुए ही बोली, अंडस्को अरे पागल इंसान, देखो पहले कौन किसके करीब आया है। तभी मृत्युंजय पीछे होते हुए बोला, अंडस्को तो तुम आए हो, मैं भी। चाहत बोली, अंडस्को पहले देखो क्या ये तुम्हारी स्पेस है? वही मृत्युंजय बेचारा
अपने आसपास नजर दौड़ाता है और जब वो देखता है कि वो ही चाहत के साइड गया था, कोई उसके करीब गया था, ये देख के मृत्युंजय एक पल शौक रह जाता है। फिर वो अपने मन में कुछ सोचता है और जल्दी से बोला, अंडरस्को, इसमें तुम्हारी गलती है चाहत। अगर तुम मुझे बेड पे ज्यादा स्पेस देती तो मैं ठीक से सो जाता और तुम्हारी तरफ नहीं आता, इसमें तुम्हारी ही गलती है। वही चाहत मृत्युंजय की बात सुनकर हैरानी से यूं ही देखने लगती है। चाहत बोली, अंडरस्को, तुमने कितनी आसानी से मुझ पे इल्जाम लगा दिया। तभी मृत्युंजय जल्दी से बेड से खड़ा होता है और बोला, अंडरस्को, मुझे सुबह सुबह तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। इतना बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। तभी उसके रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है। वही मृत्युंजय आगे बढ़ते हुए वो दरवाजा खोलता है। वही सामने आन्या खड़ी थी। वही चाहत जब आन्या को देखती है तो वो बोली, अंडरस्को, ये छिपकली सुबह सुबह क्यों आई है। इतना बोलकर वो कुछ खुराफाती सोचने लगती है और तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो एक डेविल स्माइल के साथ बोली, अंडरस्को, वाह चाहत वाह, क्या आइडिया है, टीयर्स ऑफ जॉय। इतना खुद से बोलकर चाहत खड़ी होकर दरवाजे की तरफ आ जाती है। वही आन्या मृत्युंजय को देखकर एक स्माइल के साथ बोली, अंडरस्को, गुड मॉर्निंग। मृत्युंजय, अंडरस्को, गुड मॉर्निंग, लेकिन तुम सुबह सुबह कुछ का है क्या। आन्या, अंडरस्को, अरे वो क्या है ना, आज मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है तो आंटी जी फ्री होने चाहिए तो उन्होंने तुम्हें मेरे साथ आने के लिए बोला है। मृत्युंजय बोला, अंडरस्को, मैं शॉपिंग कराने, लेकिन तुम किसी और को साथ ले जाओ, मैं अभी बहुत बिजी। वो इतना ही बोला था कि तभी पीछे से दो हाथ मृत्युंजय के सीने तक आते हैं और वो उसके सीने पे हाथ चलाने लगते हैं। वही ये हमारी चाहत है। चाहत मृत्युंजय के पीछे जाके उसे पीछे से बाहों में भरते हुए ही बोली, अंडरस्को, तुम इतनी सुबह क्यों उठ गए। वही मृत्युंजय की तो सांसें ही रुक जाती हैं चाहत की इस हरकत से। वही आन्या तो अवाक सी वहीं खड़ी होके देखने लगती हैं। वही चाहत बोली, अंडरस्को जान, कल रात तुम जो मुझे बाहों में भर के सो रहे थे ना, वैसे ही हम अब से हर रोज सोएंगे। वही मृत्युंजय होश में आता है और बोला, अंडरस्को, चाहत को इतना ही बोला था कि चाहत पीछे से मृत्युंजय के कांधे पे अपना चेहरा रखते हुए ही और इसके करीब आके बोली, अंडरस्को जान, बेड पे चलो ना, अब रहा नहीं जाता। वही आन्या इतना सुनते ही अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और वो एक स्टैच्यू की तरह हो जाती है। वही चाहत अपने मन में बोली, अंडरस्को, मेरी इस हरकत से मृत्युंजय ये डेविल मुझे मार ही डालेगा, फिर भी मैं इतना तो करूंगी ही। इतना वो अपने मन में बोलकर थोड़ी सी अपनी आइडियो पर खड़ी होती है और मृत्युंजय के गाल पे अपने लिप्स रखती है और उसे गाल पे किस करती है। वही इससे तो मृत्युंजय की जान निकलते निकलते बचती है और आन्या के आंखों में तो आंसू तक आ गए थे। वही चाहत फिर से मृत्युंजय के कंधे पे चेहरा रखकर बोली, अंडरस्को जान, क्या हम सब कुछ यहाँ पे ही करेंगे। अगर तुम चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम एने चाहिए जान। वही चाहत के इतना बोलते ही मृत्युंजय चाहत के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ता है और चाहत के दोनों हाथों को अपने से दूर करके चाहत का एक हाथ पकड़कर चाहत को अपने सामने है करते हुए बोला, अंडरस्को चाहत, ये तुम क्या कर रही हो। तभी चाहत मृत्युंजय के चेहरे पर नजर गिराते हुए ही बोली, अंडरस्को क्या कर रही हो। अरे मैं तो जान बस तुम्हें प्यार तो कर रही हूँ। वही मृत्युंजय बोला, अंडरस्को वही तो, तुम्हें क्या हुआ है आज। वही इतना सुनते ही चाहत उसके सीने पर हाथ फिराते हुए ही बोली, अंडरस्को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है तुम पर। इतना बोलकर चाहत प्यार से मृत्युंजय को देखने लगती है। वही चाहत फिर अपनी नज़र सामने आन्या पर करते हुए ही अपने हाथ मुंह पर रखते हुए ही बोली, अंडरस्को ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था, और मैं और मृत्युंजय तुम्हारे सामने ही पता नहीं हम दोनों क्या क्या कर रहे थे। अरे सो सॉरी, माफ कर देना, मुझे पता नहीं था, वो मैं टंग आउट टंग आउट। वही आन्या तो ऐसे स्टैचू की तरफ खड़ी थी। तभी चाहत आगे आकर मृत्युंजय के आगे खड़ी हो गई और आन्या को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को अन्य तुम चाहो तो हमारे कमरे में आ सकती हो। वही इतना सुनते ही आन्या बोली, अंडरस्को नहीं नहीं, मुझे काम है, मुझे अब नहीं आना और मुझे मृत्युंजय से काम था, लेकिन मैं बाद में पूछ लूंगी, आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना बोलकर आन्या जल्दी से वहां से भागते हुए ही चली जाती है। वहीं आन्या के जाते ही अब चाहत के छक्के छूटने वाले थे। चाहत वैसे ही खड़ी होकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए अपने मन में बोली, अंडरस्को अब ये डेविल अब मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं लगता यह मुझे छोड़ेगा। अब क्या करूं मैं, क्या करूं क्या करूं। वो इतना सोचती है।
तभी मृत्युंजय बोला, अंडरस्को चाहत, ये तुम्हारे ऊपर कौन सा भूत सवार हो गया था जो तुम्हें ऐसी हरकतें कर रही थी और मुझे आन्या के सामने भी किस रही थी? क्या हुआ था तुम्हें? वही इतना सुनते ही चाहत अपने कपड़ों को अपने मुट्ठियों में भर लेती है और वैसे ही अपनी आंखें मीचते हुए ही खड़ी रहती है। चाहत अपने मन में बोली, अंडरस्को अब ये पागल इंसान तो मेरी जान ही ले लेगा। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तभी चाहत को एक आइडिया आता है। चाहत जल्दी से मृत्युंजय का हाथ अपने कंधे से हटती है और जल्दी से मुड़ते हुए ही बोली, अंडरस्को सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। इतना बोलते हुए चाहत वहां से भागते हुए ही जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है और वॉशरूम में आकर उसका दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से लगकर खड़ी हो जाती है और अपने सीने पर हाथ रखते हुए ही बोली, अंडरस्को आज तो बच गई इस हैंडसम डेविल से, वरना यह मार ही डालता। लेकिन मेरी हरकत ही मार खाने वाली थी। टेयर्स ऑफ जॉय। इतना बोलकर चाहत अपने आप को शांत करती है। वही तभी मृत्युंजय वहां दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपनी सांसें रोक रखी थी। वो सांस लेकर फिर एक राहत की सांस लेता है और कमरे का दरवाजा बंद करके वो बेड पर आकर बैठकर अपने चेहरे पर आया हुआ पसीना पोंछता है और वो सिर झुकाकर बैठ जाता है और अपने धड़कते दिल पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए ही मृत्युंजय अपने आप से बोला, अंडरस्को ये चाहत भी ना पागल कहीं की कैसी कैसी हरकतें करती हैं और वह भी आन्या के सामने ऐसी हरकतें कर रही थी, लेकिन चाहत कभी ऐसा करती तो नहीं है। लेकिन उसमें कौन सा भूत आ गया था जो चाहत ऐसी हरकतें कर रही थी और वह मेरे करीब आ रही थी, कभी ऐसा करती तो नहीं है। वो इतना सोचकर फिर से अपना चेहरे पे हाथ फेरते हुए अपने आप को शांत करता है और सोचने लगता है। वही तभी उसकी नज़र सामने आईना जो था उसमें जाती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे अपने गालों पर चाहत ने जो किस किया था उसका हल्का सा लिपस्टिक का निशान नजर आ रहा था। चाहत की लिपस्टिक का हल्का सा निशान नजर आ रहा था और मृत्युंजय वो देखकर अपने चेहरे पर अपने गाल पर उंगली रखता है और बोला, अंडरस्को बिल्कुल झल्ली सी है, पता नहीं क्या क्या हरकतें करती रहती हैं और जब से वह अपने मायके से आए हैं तब से तो पता नहीं पागल वाली ही हरकतें करती रहती हैं, पागल कहीं की। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आन्या अपने कमरे में आ चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है और बोली, अंडरस्को क्या कमी है मुझमें, क्या कौन सी कमी है मुझमें जो मृत्युंजय मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे करीब नहीं आता, कौन सी कमी रह गई है मेरे प्यार में? क्या उसे मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखता? उसे वो इतना पागल क्यों है चाहत के लिए? क्यों? इतना बोलकर आन्या टेबल पर रखा हुआ सामान नीचे फेंक देती है और वह अपने बालों को भी नोचने लगती है और रोते हुए ही नीचे बैठ जाती है। वही तभी उसके कमरे में रीना जी आती हैं और बोली, अंडरस्को आन्या बेटा वह मुझे तुमसे काम था। वह इतना ही बोली थी कि तभी उसकी नज़र आन्या के चेहरे पर जाती है जो वह रो रही थी। इतना देखकर रीना जी जल्दी से उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करती हैं और वह जल्दी से भागकर आन्या के पास आकर आन्या के कंधों को पकड़कर उसे के चेहरे पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को आन्या क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ तुम्हें? वही इतना सुनते ही आन्या रोते हुए ही बोली, अंडरस्को आंटी की मृत्यु, मुझे क्यों मेरे साथ कहीं भी नहीं आता? क्यों वो चाहत से इतना प्यार करता है, क्यों? वही यह सब आन्या चिल्ला कर बोल रही थी लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि सारे कमरे साउंड प्रूफ जो थे। वही इतना सुनते ही रीना जी आन्या को अपने गले लगाते हुए ही बोली, अंडरस्को क्यों, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो और तुमने हालत बना रखी है अपनी? पहले थोड़ा सा शांत हो जाओ और अपने आप को संभालो, बात क्या है मुझे बताओ, तुम पहले खुद को शांत कर लो और इतना ज़्यादा रो मत, सब कुछ सही हो जाएगा, पहले शांत हो जाओ। इतना बोलकर वह उसका कंधा थपथपाने लगती है। तभी आन्या थोड़ी देर ऐसे ही रोती है और फिर वह अपने आंसू को पहुंचकर रीना जी से अलग होते हैं और अपने आंसुओं को पोंछते हुए ही बोली, अंडरस्को आंटी जी बात ऐसी है कि जब मैं मृत्युंजय को शॉपिंग पर चलने के लिए उसे कहने के लिए गई थी तो इतना बोलकर जो कुछ भी मृत्युंजय के कमरे में देखा था वह सब कुछ वह रीना जी को बता देती हैं। और वही इतना सुनते ही रीना जी भी थोड़ा गुस्से में आ जाती हैं और बोली, अंडरस्को उसे चाहत ने मेरे बेटे पर कोई कालू जादू कर दिया है, शायद इसीलिए वह उसके पीछे ही भागता रहता है और किसी की भी नहीं सुनता। वही इतना सुनते ही अन्य बोली, अंडरस्को हाँ मुझे भी यही लग रहा है, शायद उसने कुछ किया है।
इसीलिए मृत्युंजय चाहत के पीछे ही रहता है और बस उसके दिल पर चाहत का ही नाम रहता है। वही तभी रीना जी बोले, अंडस्को इस चाहत का मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मृत्युंजय को शॉपिंग करने के लिए अपने साथ ले जा रही हो या नहीं? तभी आन्या बोली, अंडस्को लेकिन मैं मृत्युंजय से जवाब लिया ही नहीं, मुझे कुछ ठीक से जवाब दिया भी नहीं था। तभी चाहत बीच में टपक पड़ी थी, हम दोनों बात कर रहे थे तभी। वही इतना सुनते ही रीना जी बोली, अंडस्को मैं मृत्यु से बात करूंगी, वो तुम्हारे साथ आएगा, शॉपिंग करने के लिए आएगा, ओके। वही इतना सुनते ही आन्या के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो बोली, अंडस्को ठीक है आंटी, लेकिन अब बस इतना याद रखिए कि मुझे मृत्युंजय चाहिए ही चाहिए, हर एक कीमत पर। मृत्युंजय सिर्फ मेरा है। तभी रीना जी आन्या के चेहरे पर हाथ रखकर बोले, अंडस्को हाँ, तुम्हें तुम्हारा मृत्युंजय मिल जाएगा, डोंट वरी। अब अपना हुलिया ठीक करो और चलो बाहर खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। सब बाहर आ चुके हैं। वही इतना सुनते ही आन्या मुस्कुराते हुए खड़ी होती है और अपना हाल ठीक करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मृत्युंजय के कमरे में कुछ देर बाद वॉशरूम से चाहत की आवाज आई, अंडस्को मृत्युंजय तुम बाहर हो? अगर हो तो मेरे कपड़े दे दो प्लीज। वही मृत्युंजय ने अपने कानों पर हेडफोन लगाए हुए थे और वो गाने सुनते हुए जिम जाने के लिए वो अपने शूज पहन रहा था। वो चाहत की आवाज में सुन नहीं पाता। वही चाहत 2-3 बार मृत्युंजय को आवाज देती है, लेकिन मृत्युंजय उसकी आवाज सुनता ही नहीं, तो चाहत को लगता है शायद मृत्युंजय चला गया है। इसीलिए चाहत अपना बाथरोब पहनती है और वो हल्के से सिर बाहर निकालकर इधर उधर देखते हैं। वही मृत्युंजय कपबोर्ड के पास खड़ा हुआ था और वो अपने शूज पहन रहा था। वही चाहत को आसपास मृत्युंजय नहीं दिखता तो वो आपसे बोली, अंडस्को लगता है जिम में चला गया। इतना बोलकर वो अपने आप से बोली, अब मैं बाहर जा सकती हूँ। वही मृत्युंजय अपने दोनों शूज पहन लेता है और वो आगे बढ़ता है। वही उसी के साथ ही चाहत भी अपने कदम आगे बाहर रखती है और उसी के साथ ही मृत्युंजय और चाहत की टक्कर हो जाती है। दोनों ही अपने अपने में मस्त थे तो किसी का भी ध्यान नहीं गया और वही दोनों की ही टक्कर हो जाती है। और वही चाहत के पैर गीले होने की वजह से चाहत फर्श पर गिरने लगती है, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही मृत्युंजय चाहत की कमर में हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वही दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वही चाहत तो अपनी आंखें बड़ी करके मृत्युंजय को देखने लगती है और उसकी सांसें से रुकती जाती हैं। वही मृत्युंजय चाहत को ऐसे दिखता है तो वह भी चौंक जाता है और वह चाहत को देखने लगता है। तभी चाहत अपने दोनों कंधों पर हाथ रख देती है और खुद को छुपाने की कोशिश करती है। वैसे तो उसने बाथरोब पहना था लेकिन फिर भी उसे शर्म आ रही थी। वही मृत्युंजय चाहत को एक तक देखने लगता है और वो चाहत की आंखों में खो सा जाता है। वही चाहत भी मृत्युंजय को देखने लगती है। वह भी एक पल के लिए उसे देखते ही रह जाती है और वह भी उसमें खो जाती है। लेकिन चाहत अपने होश में आते हुए ही बोली, अंडस्को आई एम सो सॉरी, वह मैं पता नहीं था तुम यहाँ बाहर हो। मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया, मैं अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय अपने होश में आता है और वो फिर जल्दी से चाहत को ठीक से खड़ा करता है और बोला, अंडस्को सॉरी वह मैं सुन नहीं पाया था हेडफोन की वजह से। अब तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं जाता हूँ जिम में। इतना बोलकर मृत्युंजय कमरे से बाहर निकल जाता है। वही चाहत तो मृत्युंजय को जाता हुआ देखते ही रह जाती है। मृत्युंजय का दरवाजा बंद करके चला जाता है। वही चाहत मृत्युंजय को जाता हुआ देखकर बोली, अंडस्को अरे ये लड़का तो ऐसे भागा जैसे वो किसी और की बीवी के करीब गया हो। अरे मैं ही हूं ना उसकी बीवी, फिर क्यों भागता रहता है दूर। मुझे जितनी शर्म नहीं आती इससे ज्यादा तो इसे शर्म आती है। माय हैंडसम इनोसेंट हबी ग्रिन। इतना बोलकर वह हंसते हुए ही अपने कपड़े कपबोर्ड में से लेती है और फिर वो चेंज करने के लिए चली जाती है। कपड़े चेंज करके चाहत नीचे आ जाती है और वो किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए। वही सब लोग उठ चुके थे और अपने अपने कामों में बिजी थे। वही मृत्युंजय भी जिम के बाद नहाने चला जाता है और वो भी कुछ देर बाद फ्रेश होकर नहाकर बाहर आ जाता है और ऑफिस जाने के लिए कपड़े पहनकर रेडी होकर वो नीचे आ जाता है। वही तभी वही हॉल में ही मृत्युंजय के सामने रीना जी आकर खड़ी हो जाती हैं और बोली, अंडस्को मृत्युंजय मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तभी मृत्युंजय बोला, अंडस्को हाँ माँ बोलो ना, क्या बात है? तभी रीना जी बोली, अंडस्को वो तुम आज आन्या के साथ शॉपिंग के लिए जाओगे?
उसे शॉपिंग करवाओगे और मुझे भी साड़ी लेनी है, तो वह मेरे लिए साड़ी लेने के लिए जा रही है, तो तुम उसकी हेल्प करोगे और उसके साथ ही रहोगे और उसके साथ जाओगे। वही इतना सुनते हैं मृत्युंजय बोला अंडस्को, लेकिन मम्मा बहुत से ड्राइवर भी हैं। लकी है, किसी को भी आन्या के साथ भेज दो, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं बिजी हूँ। तभी रीना जी थोड़ा कड़क आवाज में बोली, तो क्या हुआ, तुम बिजी हो तो क्या अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या तुम अब मेरी एक भी बात नहीं मानोगे? वही इतना बोलकर रीना जी थोड़ा उदास था फेस बना लेती हैं। वही मृत्युंजय अपने मम्मा का फेस देखकर बोला, अंडस्को ठीक है मम्मा, आप कह रहे हैं तो मैं चला जाऊंगा, अब खुश। इतना सुनते ही रीना जी खुश होते हुए बोले, हाँ अंडस्को मेरा लाडला, अब मैं खुश हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती हैं। वही एक पिलर के पीछे कोई और भी था जो ये बात सुन रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि चाहत ही थी। चाहत उसे पिलर के पीछे से बाहर आते हुए अपने मन में बोली, अंडस्को ओह, तो मेरी सासू मम्मी अब ये प्लान बना रही हैं, मेरे पति को मेरी ही दोस्त के साथ अकेले भेज रही हैं। लेकिन मैं भी उसकी बहू रानी हूँ, ऐसे कैसे प्लान सफल होने दे सकती हूँ? इतना बोलकर चाहत अपने मन में एक डेविल स्माइल करती है और वो बोली, अंडस्को मेरे मृत्युंजय को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो मेरा ही है और मेरा ही रहेगा। इतना बोलकर वो एक डेविल स्माइल करते हुए ही वहां से फिर से किचन की तरफ चली जाती है और वो किचन की तरफ जाते हुए अपने मन में कुछ प्लान बना रही थी और बोली, अंडस्को अब सासू माँ और आन्या तुम दोनों देखो आगे आगे होता है क्या। वही थोड़ी देर बाद ऐसे ही सब लोग आ चुके थे और सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ चुके थे। नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। वही मृत्युंजय हॉल में खड़ा अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी उसके पास आन्या आती है और बोली, अंडस्को चले। मृत्युंजय कुछ नहीं बोलता और वो अपना सिर हिला देता है। तभी मृत्युंजय और आन्या को आगे बढ़ता हुआ देखकर शालिनी जी उन दोनों को देखते हुए बोली, अंडस्को मृत्युंजय कहाँ पर जा रहे हो तुम दोनों? वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडस्को अरे कुछ नहीं बड़ी माँ, वो अन्य को शॉपिंग करनी है तो उसे ले जा रहा हूँ, और मेरी मॉम की भी कुछ शॉपिंग है तो उनके कहने पर जा रहा हूँ। वही इतना सुनते ही शीलिनी जी बोली, अंडस्को अरे वाह बेटा, ये तो सबसे अच्छी बात है, वो मेरी भी कुछ शॉपिंग मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैं अपनी शॉपिंग के लिए चाहत को भेज रही थी। वही चाहत भी जाने वाली थी, तो अच्छा हुआ तुम दोनों जा रहे हो, तो तुम्हारे साथ ही अब चाहत आएगी। चाहत बेटा कहाँ आ जाओ। वही चाहत भी बिल्कुल रेडी थी और चाहत भी मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को हाँ बड़ी माँ आ गई। तभी बड़ी माँ बोलिए, अंडस्को यह मृत्युंजय और आन्या दोनों ही शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो तुम भी जाओ साथ में और तीनों ही साथ में शॉपिंग कर लेना। वही चाहत इतना सुनते ही बोले, ठीक है बड़ी माँ। इतना बोलकर वो मृत्युंजय के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। वही इतना सुनते ही आन्या का मुंह पूरा का पूरा बिगड़ जाता है और उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह इतना गुस्सा हो जाती है कि वह अपनी मुठियां बनाते हुए अपने मन में बोली, अंडस्को ये चाहत हर बार टपक क्यों पड़ती है मेरे और मृत्युंजय के बीच में? ये हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती या फिर यह मर ही क्यों नहीं जाती? कितनी बार इसे मृत्युंजय से दूर करने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार इसके पास चली ही आती है, और इस बार तो यह इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है और हर बार मृत्युंजय से चिपक कर ही रहती है डायन। और अब जब हम दोनों बाहर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी इसे साथ आना है, अरे कहीं तो अकेला छोड़ दो मृत्युंजय को और मुझे। इतना बोलकर आन्या अपने मन में ही अपना गुस्सा दबा लेती है। वही चाहत मृत्युंजय के पास जाकर मुस्कुराते हुए खड़े होकर आन्या को देखने लगती है और आन्या का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो समझ जाती है। शालिनी जी बोली, अंडस्को अब तुम तीनों जा सकते हो। वही मृत्युंजय भी फिर कुछ ना बोलते हुए ही वो आगे बढ़ जाता है और कार में जाकर बैठ जाता है। तभी आन्या और चाहत दोनों ही साथ में ही बाहर निकल रही थी। वहीं आन्या थोड़ा जल्दी जल्दी चलती है ताकि वो आगे की सीट पर बैठ सके, लेकिन हमारी चाहत कहाँ उससे आगे बढ़ने देने वाली थी। वो जल्दी से दौड़कर चाहत आगे बढ़ती है और वो आगे वाली सीट का दरवाजा खोलकर वहां बैठ जाती है। वही ये देखकर आन्या हैरान हो जाती है और वो अपने मन में बोली, अंडस्को ये चाहत ऐसी क्यों क्यों बन गई है, इतनी चालाक कैसे बनी ये? इतना बोलकर वह पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाती है। वही मृत्युंजय कार स्टार्ट करता है और कार सड़क पर दौड़ने लगती है। कार आगे बढ़ रही थी, तभी चाहत मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली, अंडस्को तुम शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, तुमने मुझे बताया नहीं?
वो इतना सुनते ही मृत्युंजय एक आईब्रो चढ़ाते हुए चाहत को देखकर बोला, अंडरस्कोर तुम इस बार पूछ रही हो मुझे कि मैंने तुम्हें बताया नहीं? लेकिन जब मैं तुम्हें हर बार बताता था पहले तब तो तुम मुझे बोल देती थी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्यों पूछ रही हो इतना? वही इतना सुनते ही चाहत को एहसास होता है कि वो पहले बहुत ज्यादा मृत्युंजय से रुडली बात करती थी, ले अब भोट कुछ बदल गया है। चाहत बोली, अंडरस्कोर अच्छा सॉरी उसके लिए, अब तो मैं पूछ रही हूँ तो जवाब तो दो मेरा। तभी मृत्युंजय बोला, अंडरस्कोर वो माँ ने बोला इसलिए आन्या को लेकर जा रहा हूँ। वही आन्या पीछे बैठे हुए बोली, अंडरस्कोर चाहत तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वह मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम इतना ज्यादा पजेसिव मत बनो। वही इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडरस्कोर आन्या वह मेरा पति है तो मैं अपने पति के लिए थोड़ा पजेसिव तो होगी ही ना, इसीलिए इतना तो तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। वही इतना सुनते ही चाहत के मुंह से अपने बारे में इतना सुनते ही मृत्युंजय की नज़र एक पल के लिए चाहत के चेहरे पर रुक जाती है और उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन मृत्युंजय खुद को संभालता है और कार चलाने लगता है। ऐसे ही वो बातें करते हुए करीब 2 घंटे बाद एक बड़े से मॉल के बाहर कार रुकती है। उनकी कार रुकते ही वो तीनों ही कार से नीचे उतरते हैं और मॉल के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। मॉल के अंदर आने के बाद वह तीनों ही एक शॉप में आ जाते हैं जहां से आन्या को कपड़े लेने थे। वहीं आन्या अपने लिए कपड़े और टॉप्स लेने लगती है और वह अपने कपड़े मृत्युंजय को दिखाकर बोल रही थी, देखो मुझ पर ये कैसा लग रहा है, यह मुझ पर सूट करेगा। वही मृत्युंजय कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो हाँ या ना में जवाब दे रहा था। वही ये देखकर चाहत बोली, अंडरस्कोर ये मृत्युंजय उसके कपड़ों में क्या इंटरेस्ट ले रहा है, इसकी तो मैं। इतना वो अपने मन में बोलकर चाहत मृत्युंजय से बोली, अंडरस्कोर मैं पास वाले स्टोर में जाती हूँ, तुम दोनों भी आ जाना। इतना बोलकर वो चली जाती हैं। वही मृत्युंजय को एक कॉल आ जाता है और वो फोन पे बातें करने लगता है। वही चाहत अपने लिए साड़ी लेते हुए ही बोली, अंडरस्कोर एक्सक्यूज मी मिस, क्या पास वाले स्टोर से मेरे पति को बुला लेंगे? वही इतना सुनते ही वहां जो एक लड़की थी सेल्स गर्ल अंडरस्कोर वो बोली, अंडरस्कोर जी मैडम। इतना बोलकर वो पास वाले शॉप पर आती है जहां पर मृत्युंजय और आन्या दोनों खड़े थे और कपड़े ले रहे थे। तभी वहां पर वो लड़की आकर बोली, अंडरस्कोर क्या आप मिस चाहत के पति हैं? वही इतना सुनते ही मृत्युंजय उस लड़की को देखता है और बोला, अंडरस्कोर हाँ मैं उसका पति हूँ। इतना बोलकर वो अपने आसपास देखा है तो तभी वो लड़की बोली, अंडरस्कोर वो आपकी वाइफ आपको बुला रही है, शायद उसे कुछ काम है। इतना सुनते ही मृत्युंजय बिना आन्या को कुछ बोले अंडरस्कोर वो जल्दी से उस लड़की के साथ चला जाता है। वही चाहत कपड़े चेंज करने के लिए वहां के चेंजिंग रूम में चली गई थी और वही मृत्युंजय उस शॉप में आता है और बोला, अंडरस्कोर कहाँ है मेरी वाइफ? तभी वो सेल्स गर्ल बोली, अंडरस्कोर वो उस साइड चेंजिंग रूम के पास गई है, आप वहां पर जाए, उसको शायद आपकी कुछ हेल्प चाहिए होगी। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय जल्दी से चेंजिंग रूम के पास जाता है। वहां पे सारे चेंजिंग रूम खाली थे, सिर्फ एक लॉक था। तो मृत्युंजय बोला, अंडरस्कोर चाहत तुम अंदर हो क्या? चाहत बोली, अंडरस्कोर हाँ मैं अंदर हूँ। तभी मृत्युंजय बोला, अंडरस्कोर तुम ठीक हो ना, क्या हुआ, मुझे क्यों बोला रही थी? तभी चाहत बोली, अंडरस्कोर मैं ठीक हूँ। इतना सुनते ही मृत्युंजय एक राहत की सांस लेता है, लेकिन अब फिर से उसकी सांसें रुकने वाली थी। चाहत बोली, अंडरस्कोर वो मेरे ब्लाउज का हुक नहीं लग रहा तो तुम अंदर आके लगा दो ना। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडरस्कोर लेकिन क्या तुम्हें अभी हेल्प चाहिए तो मैं किसी और को बुला दूं? वही इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडरस्कोर नहीं तुम आ रहे हो या फिर मैं बाहर आऊं? वही इतना सुनते ही मृत्युंजय जल्दी से बोला, अंडरस्कोर अरे रुको रुको मैं आ रहा हूँ अंदर। इतना बोलकर वो आगे बढ़ता है और दरवाज़ा खोलकर वो चेंजिंग रूम के अंदर आ जाता है। वही वो चेंजिंग रूम के अंदर आता है और जब सामने उसकी नज़र जाती है तो चाहत बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वही चाहत को देखकर मृत्युंजय की नज़रें चाहत के चेहरे पर ही ठहर जाती हैं और वो उसे ही ताड़ने लगता है। वही चाहत की पीठ अभी मृत्युंजय की तरफ थी और वो आईने के सामने खड़ी थी। वही चाहत जब मृत्युंजय को आईने में से देखती है तो वह भी उसे देखने लगती है। चाहत साड़ी में बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन उसके ब्लाउज के जो हुक थे वो लग नहीं रहे थे, इसीलिए वो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। वही मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही ऐसे ही स्टैचू की तरह उसमें ही खो सा जाता है।
वही चाहत मृत्युंजय को ऐसा खोया हुआ देखती है तो वो उसकी तरफ पलटते हुए ही बोली, अंडरस्को क्या हुआ, तुम्हें ऐसे क्यों ताड़ रहे हो? कभी देखा नहीं है क्या मुझे? वही इतना सुनते ही मृत्युंजय होश में आता है और वो अपनी जल्दी से अपना सिर झटकते हुए ही बोला, अंडरस्को क्या हुआ, क्या काम है, बोलो जल्दी। वही इतना सुनते ही चाहत फिर से पलटकर अपनी पीठ मृत्युंजय की तरफ करते हुए बोली, अंडरस्को ये देखो मेरे पीछे पीठ पर जो ब्लाउज के हुक है ना, उसे बंद कर दो। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय की नज़र चाहत की पीठ पर चली जाती है और उसकी गोरी पीठ को देखकर मृत्युंजय की नज़र अब वहीं पर ही ठहर सी जाती है। वह वैसे ही उसकी पीठ को देखते हुए ही आगे बढ़ता है और ब्लाउज के हुक पर अपने हाथ को रखता है और वह उसे ब्लाउज के हुक को मृत्युंजय छूता है तो उसकी उंगलियां चाहत की पीठ पर छू जाती हैं। वही मृत्युंजय के टच से चाहत की आंखें बंद हो जाती हैं और वह हल्की सी कांप सी जाती हैं। वही ये देखकर मृत्युंजय की नज़रें आईने में चली जाती हैं। वही चाहत अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। वही तभी इस बार मृत्युंजय अपने मन में कुछ सोचता है और वह अपने मन में बोला, अंडरस्को सुबह आन्या आई थी तब तुमने मुझे बहुत तंग कर लिया वाइफी, अब देखो मेरा कमाल। इतना बोलकर वह अपने मन में एक डेविल स्माइल करता है और आईने में देखता है। अभी भी चाहत की आंखें बंद थी। वही मृत्युंजय जानबूझकर अपनी उंगलियां चाहत की पीठ को छूते हुए ही वह हुक को बंद करने का नाटक करता है और वह सेंसुअल तरीके से चाहत को छूने लगता है और वही चाहत की अब पकड़ अपने कपड़ों पर मजबूत हो जाती है और वह अपनी मुट्ठियों में अपने साड़ी को भींच लेती है और अपनी आंखें बंद करके वह ऐसे ही नीचे सर झुकाए हुए खड़ी हो जाती है। वही मृत्युंजय आईने में से चाहत को देखते हुए ही वो हुक को बंद करने की कोशिश करते हुए ही जानबूझकर वो चाहत को छू रहा था। वही तभी चाहत बोली, अंडरस्को मृत्युंजय क्या तुमसे हुक बंद हो गया या नहीं, या फिर मैं किसी और को बुला लाऊं? वही इतना सुनते ही मृत्युंजय ने कहा, अंडरस्को मैं बंद कर दूंगा तुम्हारे ब्लाउज को, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं तुम्हारे ब्लाउज की हुक ऐसे ही बंद ही नहीं हो रहा है। वही चाहत अपनी आंखें खोलकर आईने में से देखती है तो मृत्युंजय के चेहरे पर एक स्माइल नजर आती है और वही मृत्युंजय का ध्यान अभी चाहत के पीठ पर था। वही चाहत जब वो स्माइल देखती है तो वो समझ जाती है कि मृत्युंजय क्या कर रहा है। चाहत बोली, अंडरस्को ओ माय हैंडसम हबी जी मुझसे टक्कर, अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना बोलकर चाहत एक झटके के साथ ही पलटती है। वही मृत्युंजय चौंक जाता है और वह अपने हाथ पीछे खींच लेता है। तभी चाहत मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को वैसे तुम क्या कर रहे थे? तभी इतना सुनकर मृत्युंजय हड़बड़ा सा जाता है। वो बोला, अंडरस्को कुछ नहीं, तुम्हारे ब्लाउज का हुक बंद कर रहा था, तुमने देखा नहीं? इतना सुनते ही चाहत उसके करीब जाने लगती है। वही मृत्युंजय चाहत को अपने से करीब आता हुआ देखकर थोड़ा पीछे हटने लगता है। वही चाहत उसे घूरते हुए ही आगे बढ़ती है और आगे जाने लगती है। वही मृत्युंजय पीछे हटने लगता है। तभी चाहत आगे बढ़कर और उसके करीब चली जाती है और वो अपने हाथ मृत्युंजय के गले में डाल देती है। वही मृत्युंजय के हाथ अपने आप चाहत के कमर पर आ जाते हैं। वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही चाहत ठीक से करीब होके उसके गले में बाहें डालकर उसे अपने करीब करते हुए ही बोली, अंडरस्को अगर तुम्हारा रोमांस करने का मूड है तो तुम कर सकते हो, टंग आउट। हम दोनों इसी चेंजिंग रूम में रोमांस कर सकते हैं, वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है। हम दोनों इसी मॉल में रोमांस कर सकते हैं माय हैंडसम हबी। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय अपनी आंखें बड़ी करते हुए ही चाहत को देखने लगता है। वो बोला, अंडरस्को चाहत तुम इतनी बेशर्म क्यों हो चुकी हो और इतना फ्लर्ट क्यों करती रहती हूँ मेरे साथ? वही इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडरस्को अरे मैं अपने पति के साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, किसी और के साथ तो नहीं कर रही, इसमें कोई कुछ गलत तो नहीं है ना? वही मृत्युंजय अपने लिए हबी सुनकर फिर से चौंककर चाहत को देखते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हारे ऊपर कोई भूत सवार तो नहीं हो गया है ना? कहीं तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू किसी ने तो नहीं कर दिया? ये कौन सी आत्मा गई है तुम में जो तुम मेरे से ऐसी बातें कर रही हो? मृत्युंजय बोला, अंडरस्को पहले तो मुझसे दूर जाने की बातें करती रहती थी, मुझे हर पल दूर ही रहती थी, और अब तुम मेरे ऐसे करीब आ रही हो जैसे कि हम दोनों के बीच कभी झगड़ा हुआ ही ना हो। ना ही कभी तुमने तलाक की बात की हो, ना ही कभी तो मुझसे दूर गई हो, तो तुम ऐसी बात कर रही हो मुझसे। वही इतना सुनते ही चाहत की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। वो अपना एक हाथ मृत्युंजय के चेहरे पर लाते हुए ही बोली, अंडरस्को
आई एम सॉरी ना, अब तो माफ कर दो। और कितना तड़पाओगे तुम मुझे, और बार या ताने मारते रहते हो कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई की, मैं तुमसे दूर भागती थी, तुमसे तलाक चाहती थी, बस यही ताने मारते रहते हो। क्राइंग क्राइंग क्राइंग। मृत्युंजय ने कहा, अंडरस्को, सॉरी हर गलती के लिए काफी नहीं होती। मृत्युंजय थोड़ा कड़क आवाज में बोला, अंडरस्को, तुमने सॉरी कह दिया तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? तुमने जो मेरे सभी परिवार वालों की बेइज्जती करती रहती थी, किसी को भी कोई भी चोट पहुंचा देती थी, किसी के भी साथ रूडली बातें करती थी, किसी की भी इंसल्ट कर देती थी, उन सब का क्या मतलब था? वो सब क्या था? मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकता हूँ? तुम पर इतनी आसानी से कैसे यकीन कर सकता हूँ? वही इतना सुनते ही चाहत अपनी आंखों में आए नमी छुपाते हुए बोली, अंडरस्को, लेकिन अब तो मैं कह रही हूं ना कि मैं अब से कुछ भी नहीं करूंगी, और ना ही किसी की इंसल्ट करूंगी, और ना ही किसी के साथ गलत बिहेवियर करूंगी। बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमारी जिंदगी जीना चाहती हूँ। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत की कमर से हाथ हटाता है और चाहत के हाथ अपने गले से हटाकर चाहत से दूर जाते हुए बोला, अंडरस्को, अपने कपड़े चेंज कर लो, और यह साड़ी तुम्हें पसंद है तो ले लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना बोलकर वह बाहर जाने लगता है। वही चाहत फिर से पीछे से ही मृत्युंजय का हाथ पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को, मृत्युंजय प्लीज मेरी बात तो सुनो। तभी मृत्युंजय अपना हाथ छुड़ाने हुए बोला, अंडरस्को, चाहत प्लीज अब जिद न करो और कपड़े चेंज करके बाहर आ जाओ। इतना बोलकर वो बाहर निकलने लगता है, और अपने कपड़े ठीक करते हुए ही वो बाहर निकलता है। वही तभी मृत्युंजय अपने शर्ट को ठीक करते हुए ही बाहर निकल ही रहा था कि वहीं आन्या सामने खड़ी थी, और आन्या जब मृत्युंजय को देखती है तो वह चौंक जाती है और मृत्युंजय को देखने लगती है। आन्या एक सेल्स गर्ल को पूछकर मृत्युंजय के पीछे यहाँ पे आई थी। वहीं आन्या ने कहा, अंडरस्को, मृत्युंजय तुम अंदर चेंजिंग रूम में क्या कर रहे थे? वही इतना सुनते ही मृत्युंजय सामने आन्या को देखने लगता है, और आन्या को देखकर वो बोला, अंडरस्को, अरे कुछ नहीं, वो बस चाहत को हेल्प चाहिए थी इसलिए मैं गया था। तुमने अपने कपड़े ले लिया हो और शॉपिंग कर ली हो तो क्या अब हम चल सकते हैं? वही इतना सुनते ही आन्या बोली, अंडरस्को, नहीं, अभी थोड़ी सी शॉपिंग बाकी रह गई है, तुम चलो हम साथ में चलते हैं शॉपिंग करने। वही मृत्युंजय कुछ ना बोलते हुए आगे बढ़ जाता है। वही मृत्युंजय को जाता हुआ देखकर आन्या बोली, अंडरस्को, ये चाहत तुम्हें अपने जिस्म के जाल में हर बार फंसा कर अपने करीब रखती है ना, लेकिन इस जिस्म के जाल को मैं तोड़ कर रहूंगी। अगर बात ऐसी है कि तुम चाहत के करीब जा रहे हो क्योंकि चाहत इतनी खूबसूरत है, तो ठीक है, एक जिस्म का खेल में भी खेलूंगी। इतना बोलकर आन्या एक कुटिल स्माइल के साथ वहां से चली जाती है। वही कुछ ही देर में चाहत भी कपड़े चेंज करके बाहर आ जाती है। वही चाहत वही साड़ी पैक करने के लिए चली जाती है और बाकी सामान भी पैक करने दे देती है। वही आन्या अभी जो थोड़ी सी शॉपिंग बाकी थी वह भी कर लेती है। वही चाहत ने भी शॉपिंग कर ली थी और करीब 1 घंटे बाद सब लोग शॉपिंग करके बाहर निकलने लगते हैं। वही आन्या चाहत को देखते हुए ही उसे एक स्माइल पास करती है और वो मृत्युंजय के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए ही चलने लगती है। वही ये देखकर चाहत अपने मन में बोली, अंडरस्को, ये चुड़ैल डायन कही कि मेरे पति को एक पल अकेला नहीं छोड़ती। अरे वह मेरा है, सिर्फ मेरा मृत्युंजय, लेकिन इन सबको तो बस यही चाहिए है। अरे दुनिया में और भी लड़के हैं, उसे ढूंढो, उसे अपने जाल में फंसा लो ना, क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी हो सबकी सब चुड़ैल। इतना बोलकर चाहत अपने मन में बोली। फिर चाहत आन्या और मृत्युंजय के पीछे चलते हुए ही अपने मन में बोली, अंडरस्को, अब ये बंदा भी ना मृत्युंजय अब भी मुझसे थोड़ा सा नाराज है, जो उसका गुस्सा अभी तक नहीं उतरा। ये एक बार बस मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं इस आन्या को मृत्युंजय से दूर कैसे करूं? इतना बोलकर चाहत अपने मन में सोचते हुए ही जा रही थी। तभी उसके मन में कुछ आता है और चाहत उन दोनों के पीछे चल रही थी। वो सब मॉल के बाहर आ जाते हैं और कार की तरफ जान ही वाले थे कि तभी चाहत का पैर मुड़ जाता है और वो चिल्लाते हुए ही नीचे बैठ जाती है। चाहत बोली, अंडरस्को, मेरा पैर मुड़ गया। वही आन्या और मृत्युंजय दोनों ही पीछे पलटकर चाहत को देखते हैं। वही चाहत अपना पैर पकड़े हुए नीचे बैठी हुई थी और बोली, अंडरस्को, मेरा पैर। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय भाग कर आता है और चाहत के पास बैठे हुए ही बोला, अंडरस्को, क्या हुआ चाहत, क्या हुआ तुम्हारे पैर में, तुम ठीक तो हो ना?
वही इतना सुनते ही चाहत बोली अंडरस्को, वो मेरा पैर मुड़ गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय फिर से बोला अंडरस्को, कितना दर्द हो रहा है, तुम ठीक हो ना, क्या हॉस्पिटल चले हम? वही इतना सुनते ही चाहत जल्दी से बोले अंडरस्को, नहीं नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना, बस मैं घर पर ही मैं पैर की मालिश कर लूंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे ठीक से चला भी नहीं जाएगा और मैं खड़ी तक नहीं हो पाऊंगी, और अब घर कैसे जाएंगे? वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला अंडरस्को, एक बार खड़े होने की कोशिश करो। वही चाहत खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से को नीचे बैठ जाती है और बोली अंडरस्को, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं हो पा रहा। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय एक पल कुछ सोचता है और फिर वो नीचे झुककर चाहत को अपनी बाहों में उठा लेता है, अपने गोद में उठा लेता है। वही चाहत मृत्युंजय को देखती है, वो बोली अंडरस्को, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं चल लूंगी, मैं ट्राई करूंगी। वही मृत्युंजय बोला अंडरस्को, अब कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो, अपना मुंह बंद रखो। वही आन्या जब ये देखती है तो वो हैरानी से उन दोनों को देखने लगती है। वही आन्या उन दोनों के पीछे ही खड़ी थी, वो हैरानी से उन दोनों को देख ही रही थी कि तभी चाहत पीछे आन्या को देखते हुए ही एक स्माइल उसे पास करती है, ओपन माउथ स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, विंकिंग फेस। वही ये देखकर आन्या हैरान हो जाती है और वह अपने मन में बोली अंडरस्को, ये चाहत क्यों मुस्कुरा रही है, इसका मतलब है कि चाहत का पैर नहीं मुड़ा और कहीं चाहत नाटक तो नहीं कर रही या उसका कोई ढोंग तो नहीं है। इतना बोलकर आन्या हैरान हो जाती है और वो हैरानी से उसे देखने लगती है। वही चाहत एक आंख आन्या को मारकर फिर मृत्युंजय को देखते हुए ही स्माइल करने लगती है और चाहत अपनी बाहें मृत्युंजय के गले में डाल देती है। वही मृत्युंजय चाहत को देखते हुए ही बोला अंडरस्को, मुझे क्या ताड़ रही हो, सामने देखो। वही इतना सुनते ही चाहत बेशर्मी से बोली अंडरस्को, अब तुम मेरे पति हो तो मैं अपने पति को ही तड़ूंगी ना, कहीं दूसरे लड़कों को थोड़ी ना देखूंगी। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय की नज़र एक पल को चाहत के चेहरे पर चली जाती है और वो चाहत को देखने लगता है और फिर वो सामने देखने लगता है। कुछ देर में वो कार के पास पहुंचते हैं और मृत्युंजय चाहत को आगे वाली सीट पर बैठा देता है और वो साइड की सीट पर बैठ जाता है। वहीं आन्या कार के पीछे जाकर पीछे की सीट पर बैठ जाती है। आन्या अभी भी यही सोच रही थी कि चाहत ऐसा नाटक क्यों कर रही है, लेकिन उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वही फिर सब लोग कार में बैठकर सिंघानिया मेंशन की तरह आगे बढ़ने लगते हैं। करीब 2 घंटे बाद वो सब लोग घर में पहुंच जाते हैं। वही मृत्युंजय इस बार भी कार में से निकलकर आगे बढ़कर चाहत को अपनी गोद में उठाता है और आगे बढ़ जाता है। तभी चाहत बोली अंडरस्को, मुझे लगता है शायद मेरा पैर अब ठीक हो चुका है, तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला अंडरस्को, क्या सच में तुम्हारा पैर ठीक हो चुका है? वही इतना सुनते ही चाहत बोली अंडरस्को, हाँ मुझे लगा तो रहा है शायद मोच आ गई थी, लेकिन अब ठीक लग रहा है, मुझे नीचे खड़ा करो। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत को अच्छे से खड़ी करता है। वही चाहत ठीक से खड़ी होकर बोली अंडरस्को, देखो मेरा पैर ठीक हो गया, मुझे लग ही रहा था कि मेरा पैर ठीक हो चुका है। इतना बोलकर वो उन दोनों के पीछे खड़ी आन्या को एक डेविल स्माइल पास करते हुए ही आन्या को एक आंख मारते हुए ही अपने आइडियो पर खड़ी होती है और मृत्युंजय के गाल पर किस करते हुए ही बोली अंडरस्को, थैंक यू सो मच माय हस्बैंड। इतना बोलकर वो भागते हुए ही घर में चली जाती है। वही मृत्युंजय तो अवाक सा वहीं पर ही खड़ा रह जाता है। वही मृत्युंजय को पता ही न चला कि उसके साथ हुआ क्या। वो सोच रहा था कि क्या क्या चाहत ने पैर मुड़ जाने का जो कहा था वो सच था या फिर झूठ हुआ, कहीं वो नाटक तो नहीं था। वो तो सोचता ही रह गया और वहीं पर ही खड़ा सोचने की समझने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उसे सच में क्या बेवकूफ़ बनाया गया था। वहीं आन्या तो हैरानी से बस वही खड़ी थी और वह तो बस भागते हुए जाती हुई चाहत को ही देख रही थी। वही मृत्युंजय अपने गाल पर हाथ रखता है जहां पर चाहत ने किस किया था, फिर वो भागती हुई है चाहत को देखता है। वही तभी आन्या गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से से ही जाती हुई चाहत को देखते हुए ही और फिर वो गुस्से में तनतनात हुए ही मृत्युंजय के पास आती है। आन्या बोली अंडरस्को, देखा तुमने देखा, चाहत ने हम दोनों से झूठ बोला कि उसका पैर मुड़ गया था ताकि तुम उसे अपनी बाहों में उठाओ और उसे पैम्पर करो।
इसीलिए उसने हमसे झूठ बोला। देखा चाहत कितनी चालाक हो गई है। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय कुछ ना बोलते हुए ही वो आगे बढ़ जाता है। वही आन्या ये देखकर अपना पैर पटकते हुए वह भी घर अंदर चली जाती है। वही चाहत भागते हुए है घर में आती है कि सामने से आ रही लक्की से टकरा जाती है। वही चाहत गिरती उससे पहले ही वो खुद को संभाल लेती है। वही लकी बोला अंडस्को, अरे क्या हुआ भाभी, धीरे धीरे थोड़ा धीरे। चाहत रुक जाती है और लकी को देखते हुए बोले अंडस्को, अरे कुछ नहीं हुआ बस यूं ही। तुम बताओ तुम कहाँ पर जा रहे हो। वही इतना सुनते ही लकी थोड़ा हड़बड़ा सा जाता है और बोला अंडस्को, अरे नहीं कहीं नहीं। तभी चाहत बोली अंडस्को, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तभी लकी बोला अंडस्को, तो भाभी जी आप किसी को बताओगे तो नहीं ना, तो मैं आपको बताता हूँ। वही इतना सुनते ही चाहत बोली अंडस्को, किसी को नहीं बताऊंगी बोलो। लकी अपने बालों में हाथ फिरते हुए ही बोला अंडस्को, वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जा रहा हूँ। वही इतना सुनते ही चाहत मुस्कुराते हुए बोले अंडस्को, वो तो लड़की का मामला है, आखिर देवर जी को भी कोई मिल ही गई। लकी अपने बालों में हाथ फेंकते हुए शर्माने लगता है। तभी चाहत उसे देखते हुए बोले अंडस्को, सब कुछ सेट तो किया है ना तुमने। वही लकी बोला अंडस्को, हाँ सब सेट है। तभी चाहत के मन में ख्याल आता है और वो सोचने लगती हैं। कुछ सोचने के बाद बोले अंडस्को, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो लक्की। वही इतना सुनते ही लक्की बोला अंडस्को, हाँ बोलो ना। तो चाहत बोली अंडस्को, पास आओ मैं बताती हूँ। वही लकी उसके पास जाता है तो चाहत उसके कान में कुछ बोलने लगती है और उसे कुछ प्लान बताने लगते हैं। वही यह सुनकर लकी बोला अंडस्को, क्या आप ऐसा करना चाहती है। वही इतना सुनते ही चाहत बोली अंडस्को, हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे। वही इतना सुनते ही लक्की ने कहा अंडस्को, जरूर भाभी, चलो हम दोनों अब सब कुछ तैयारी करने की सारी प्लानिंग करते हैं। इतना बोलकर वो दोनों ही वहां से आगे चले जाते हैं। और वहीं आन्या गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है और वो अपने हाथ में पकड़े हुए सामान को उस बेड पर फेंकते हुए ही गुस्से में ही बोली अंडस्को, ये चाहत मेरी लाइफ से चली क्यों न जाती, मृत्युंजय को छोड़कर। वही तभी उसके कमरे में बुआ जी आती हैं और साथ में रीना जी भी। वो दोनों ही साथ में आती हैं। बुआ जी बोली अंडस्को, क्या हुआ बेटा, तुम कपड़े पर क्यों अपना गुस्सा निकल रही हो, कुछ हुआ है क्या। वही इतना सुनते ही आन्या बोली अंडस्को, अरे आपकी बहू मुझे ठीक से जीने दे तब तो मैं ठीक से रहूं। वही इतना सुनते ही रीना जी और बुआ जी दोनों ही आन्या देखते हुए ही बोली अंडस्को, क्यों क्या हुआ बेटा, हमें बताओ क्या हुआ, कुछ किया क्या चाहत ने। तभी आन्या बोली अंडस्को, अरे आपकी बहू है ना, वो हर बार मेरे और मृत्युंजय के बीच में आकर टपक पड़ती है, हम दोनों को थोड़ा सा टाइम तक नहीं देती वो अकेला रहने का। वो मैं और मृत्युंजय दोनों ही शॉपिंग पर जाने वाले थे, लेकिन आपकी बहू भी साथ में टपक पड़ी और वहां पर आकर उसने मृत्यु से कोई एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा और उसके आगे पीछे ही घूमती रही। यहाँ तक कि आते वक्त उसका पैर शायद मुड़ गया था या फिर वो नाटक कर रही थी, तो उसने मृत्युंजय से कहा कि उसे चला नहीं जाएगा, तो मृत्युंजय ने उसे अपने गोद में तक उठाया। और इतना सुनते बुआ जी अपने चेहरे पर हाथ रख कर बोली अंडस्को, क्या ऐसा किया चाहत ने। तभी आन्या अंडस्को अपना उदास चेहरा बनाकर बोली अंडस्को, हाँ ऐसा किया उसने। तभी बुआ जी बोली अंडस्को, इस चाहत का तो कुछ करना पड़ेगा, ये पहले तो हमारी बातें मान जा करती थी, लेकिन अभी पता नहीं उसे क्या हो गया है। लेकिन मैं भी नीलम हूँ, मैं भी चाहत को मृत्युंजय से दूर करके तो रहूंगी, तुम चिंता मत करो बेटा। और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर बोली अंडस्को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, मैं उसे चाहत की अभी खबर लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो उस कमरे से बाहर निकलकर चाहत के कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। चाहत और लकी दोनों ने ही कुछ प्लान किया और फिर वही लकी उसे प्लान को सक्सेस करने के लिए वहां से चला जाता है, सब कुछ तैयारी करने के लिए। वही चाहत अभी अपने कमरे में आकर और अपना फ़ोन लेकर अभी वो फ़ोन में कुछ कर ही रही थी कि तभी वहां पर नीलम जी यानी कि बुआ जी आ जाती हैं। नीलम जी आकर बोली अंडस्को, चाहत बेटा। वही चाहत इतना सुनते ही बोले, अरे बुआ जी आप यहाँ पर। इतना बोलकर चाहत बुआ जी को बेड के पास बैठने को बोलती है। वही नीलम जी बेड पर आकर बैठ जाती हैं। नीलम जी बोली अंडस्को, इधर बेड पर मेरे पास बैठो चाहत। वही चाहत उसके पास बैठ जाती है। वही चाहत के बैठते ही नीलम जी बोली अंडस्को, कैसी हो तुम। चाहत बोली अंडस्को, बस ठीक ही हूँ,
बुआ जी आप बताओ आप कैसे हो? बुआ जी ने कहा अंडरस्को, मैं भी ठीक हूँ। मैं तुझे बता रही थी कि मृत्युंजय को तलाक देने वाली थी ना, तो फिर से क्यों आ गई इस घर में? मेरा मतलब है कि तुम तो मृत्युंजय से नफरत करती थी ना, क्योंकि मृत्युंजय तुझे परेशान करता रहता था, तुझे ठीक से बात नहीं करता था और वो तेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, इसीलिए तो उसे तलाक देने वाली थी। फिर बुआ जी मक्खन लगाते हुए बोली अंडरस्को, वैसे भी सच कहूँ ना तुम मुझे चाहत तो बड़ी ही प्यारी लगती है और मुझे तेरा और मृत्युंजय का साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है चाहत जब तुम मृत्युंजय के साथ इतना अच्छा बिहेव करती है और मृत्युंजय जब तुझे भाव नहीं देता और वह तुझसे दूर रहता है ना, तब मुझे तेरे ऊपर बहुत सारी दया आती है। मुझे लगता है कि तुम मृत्युंजय से अच्छा लड़का डिजर्व करती है और अच्छा परिवार डिस्टर्ब करती है। यहाँ पर सारे लोग ऐसे हैं जो तुझे इस घर से बाहर निकलना चाहते हैं, यहाँ तक कि मृत्युंजयो भी तेरे साथ अच्छे से नहीं रहता। इसीलिए बेटा मुझे तेरे लिए बुरा लगता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम मृत्युंजय को तलाक ही दो और इससे अच्छे खानदान वाले किसी लड़के से शादी कर ले। वही इतना सुनते ही चाहत को अपने पिछले जन्म में जो कुछ भी उसने किया था वही याद आ जाता है। ऐसे ही हुआ जी, हर बार आकर उसे सबके खिलाफ भड़का जाती थी और उसे सबके खिलाफ करके बुआ जी चली जाती थी और फिर चाहत के हर एक इंसान के साथ झगड़ा कर लेती थी और स्पेशल मृत्युंजय के साथ तो बहुत ही बड़ा वाला झगड़ा करती रहती थी या फिर उसके ऑफिस के कामों को भी खराब कर दिया करती थी। बहुत तरीके से चाहत मृत्युंजय को परेशान करती थी। चाहत को जब याद आता है कि वो पिछली बार पिछले जन्म में बुआ जी के कहने पर उसने बहुत सब लोगों के साथ गलत किया है और उसने मृत्युंजय के भी साथ तो बहुत गलत किया है, ये सोचकर यह वो सब कुछ उसे याद आता है और यह सोचकर ही चाहत अपनी हाथों की मुट्ठी बना लेती है और वह अपने मन में बोली अंडरस्को, बुआ जी आपने मुझे पिछले जन्म में तो बहुत गलत करवाया है और आप मुझे हर बार सबके खिलाफ भड़काया करते थे, लेकिन इस जन्म में नहीं, मैं ऐसा गलत कभी नहीं होने दूंगी। तभी बुआ जी बोले अंडरस्को, है ना चाहत बेटा, ऐसा ही है ना, तू मृत्युंजय से अच्छा लड़का ही डिजर्व करती है। वही इतना सुनते ही चाहत बुआ जी के हाथ पर हाथ रखकर बोली अंडरस्को, नहीं हुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मृत्युंजय तो मुझे बहुत अच्छे से रखता है और मुझे बहुत अच्छे से बिहेव भी करता है और वैसे भी वो सब कुछ पहले होता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है और सब कुछ ठीक बहुत जल्दी वह भी हो जाएगा पूरी तरह से, जब मैं पूरे घरवालों का दिल जीत लूंगी और सबका विश्वास जीत लूंगी। फिर चाहत उसके हाथ पर हाथ रखकर बोले अंडरस्को, अब आप मेरी चिंता मत करिए और आप टेंशन फ्री होकर भगवान की पूजा करिए, माला जपिए। अब आपको को किसी की भी से चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहत ने कहा अंडरस्को, मैं खुद की सारी जिम्मेदारियों और चिंता कर सकती हूँ, लेकिन आपने आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। वही बुआ जी अपने मन में बोले अंडरस्को, ये चाहत मेरी बात मन क्यों नहीं रही, यह इतनी चालाक कैसे हो गई है, किसी की भी बात ना मान रही ये लड़की। इतना सोचकर बुआ जी बोली अंडरस्को, लेकिन चाहत में तेरी तेरी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। मृत्युंजय से अच्छा लड़का तू डिजर्व करती है। यह मृत्युंजय तो तुझसे दूर भागता रहता है ना, वह तेरी परवाह भी न करता है, ना तेरी केयर करता है और इससे अच्छा लड़का तुझे मिल जाएगा, मैं तुझे गारंटी दे रही हूँ। वही इतना सुनते ही चाहत बोली अंडरस्को, नहीं बुआ जी आप गलत सोच रही हैं। मृत्युंजय मुझे बहुत प्यार करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, मुझे उसके जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। चाहत ने कहा लेकिन आपने मेरे लिए इतना जो कुछ भी सोचा उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन अब मैं मृत्युंजय के साथ रहना चाहती हूँ, उसे समझना चाहती हूँ, पूरी लाइफ उसका साथ देना चाहती हूँ, लाइफ टाइम के लिए। वही इतना सुनते ही हुआ जी बोली अंडरस्को, चाहत तू ना देखना, तू मेरी बात नहीं मान रही ना, तू एक दिन जरूर फंसेगी और तू जीन सब लोग जिसको तुम अपना कह रही हैं वह सब लोग तुझे धोखा देंगे और तुझे अपनाएंगे नहीं ठीक से और तुझे मृत्युंजय की लाइफ से निकाल देंगे, तब तू अकेले हो जाएगी और देखना तब तुझे मेरी याद आएगी कि मैं ठीक कह रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो तू नहीं मान रही तो, लेकिन मैं तेरे भले के लिए ही कह रही थी। इतना बोलकर वह वहां चली जाती है। वही उसके जाते ही चाहत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह अपने मन में बोली अंडरस्को, मुझे पता है आप सब लोग साथ मिलकर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बार मैं अपने पति को ना ही धोखा दूंगी, नहीं उसे अकेला छोड़ूंगी और ना ही उसे डर जाऊंगी।
इतना बोलकर चाहत अपना फोन लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। वही कमरे के बाहर कोई और भी था जो बुआ जी और चाहत की बातें सुन रहा था। वो कोई और नहीं मृत्युंजय ही था। मृत्युंजय जब अपने कमरे में आ रहा था तो उसे बुआ जी और चाहत की बातें सुनाई दी तो वो बातें सुनने लगता है। वही मृत्युंजय का दिल धक धक करने लगता है जब उसने सुना था कि चाहत बोलती है कि मैं इस बार मृत्युंजय से दूर नहीं जाऊंगी और उसके पास ही रहूंगी। वो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। ये सब बातें जब वो चाहत के मुंह से सुनता है तो मृत्युंजय का दिल धड़कने लगता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वही चाहत अपना फोन में कुछ करते हुए कमरे से बाहर निकालकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे चली जाती है। वही चाहत को जाता हुआ देखकर मृत्युंजय कमरे में आता है और वो कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर आईने के सामने खड़ा होते हुए ही खुद को देखने लगता है और फिर वो अपने दिल वाली जगह पर अपना एक हाथ रखता है। वो बोला, ये दिल इतना शोर क्यों कर रहा है आज? इतना बोलकर वो अपने दिल से बोला, अंडस्को अरे इतना शोर मत कर। इतना बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ चाहत बाहर आती है तो लकी उसका काम में वेट कर रहा था। वही चाहत आसपास देखती है और फिर आसपास किसी को न देखकर वो लकी के साथ काम में बैठकर वहां से वो दोनों ही निकल जाते हैं। तभी लकी बोला, अंडस्को भाभी आपने जो कुछ भी कहा था और जैसा कहा था जैसा सब कुछ मैंने प्लान कर लिया है, और कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहे तो मुझे बोल दीजिए। वही इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडस्को थैंक यू सो मच लकी, तुमने मेरी हेल्प की और मेरे लिए इतना कर रही हो। तभी लकी बोला, अंडस्को अरे भाभी इसमें थैंक यू कहने की बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। आपने मुझसे हेल्प मांगी तो मैंने हेल्प कर दी। अब आप भी चिंता मत करिए, सब कुछ जो आपने कहा था वो हो गया है। तभी चाहत बोली, अंडस्को अच्छा तुमने मेरा सारा काम कर दिया है, ठीक है फिर। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगती है। कुछ वक्त बाद लकी और चाहत दोनों ही होटल में पहुंचते हैं और उस होटल में पहुंचकर वह दोनों ही रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उनके साथ सारी बातें शेयर करते हैं। वही वो लड़की भी उन्हें सब कुछ बताती है। वही लकी बोला, अंडस्को चाहत भाभी आप मेरे साथ आइए। वही चाहत भी लकी के साथ आगे बढ़ जाती है। वो दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं और उस होटल के गार्डन से होते हुए ही उसके पास में एक बहुत बड़ा एक समुद्र था, जिस वजह से उसे होटल के बाहर निकलते ही बीच था वो बहुत ही खूबसूरत था और उसे होटल वालों का ही वहां पर सब कुछ था और उस समुद्र का बीच का एरिया जो था वो भी उन होटल वालों का ही था। वही लकी चाहत को वहां पर ले जाते हुए बोला, अंडस्को देखिए भाभी यहाँ पर पूरा सेटअप होगा और अपने जैसा जैसा कहा है वैसा सब कुछ होगा। चाहत ने कहा, अंडस्को बीच तो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर सारी तैयारी होने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। वही लकी ने कहा, अंडस्को हाँ बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा सब कुछ। वही लकी और चाहत वहीं पर ही दोनों ही खड़े रहते हैं और सारी बातें डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही वहां से होटल में आ जाते हैं। तभी लकी बोला, ये जो कमरा बुक किया है वह भी आप देख लीजिए और अब मैं चलता हूँ, आप यहाँ पर ही रहना और आपको तो आप जो कुछ भी बाकी है वो काम कर लीजिए और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बोल देना। वही इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडस्को अगेन थैंक यू लकी, तुमने मेरा इतना साथ दिया और यह सब कुछ करने में मेरी हेल्प की। वही इतना सुनते ही लकी बोला, अंडस्को अच्छा ठीक है, अब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है वरना वो मेरा मुंह तोड़ देगी। वही इतना सुनते ही चाहत हंसने लगती है और बोली, अंडस्को ठीक है जाओ, अगर कुछ भी चाहिए होगा या अगर कोई भी काम होगा तो मैं अपने आप करूंगी, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करो जाओ। इतना सुनते ही लकी हाँ बोलकर वह से चला जाता है। वही चाहत वहां से एक रूम में आ जाती है और उस रूम को देखने लगती है। वही उस रूम की डेकोरेशन की तैयारी चल रही थी। उसे रूम को बहुत ही खूबसूरती से दो वर्कर सजा रहे थे। वही चाहत जब उसे रूम को देखती है तो उसका दिल जो होता है वो धड़कने लगता है और उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। वो अपने मन में बोली, अंडस्को क्या होगा जब मैं उसके सामने जाऊंगी और यह सब कुछ बताऊंगी, क्या ये सब मुझसे हो पाएगा सब कुछ? लेकिन फिर चाहत अकेले अकेले ही मुस्कुराते हुए ही बोली, अंडस्को हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगती है और उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी।
कुछ घंटे बाद अब शाम होने वाली थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था और चाहत अभी तक घर नहीं आई थी। तो मृत्युंजय पूरा घर के चक्कर काट रहा था और इधर उधर भटकते हुए देख रहा था। उसने किसी से पूछा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने चाहत को नहीं देखा था, तो वो आज चाहत को देखने के लिए तड़प रहा था। वैसे ही कोई इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। मृत्युंजय ने अभी तक चाहत को नहीं कॉल किया था और ना ही देखा था उसे। जब से चाहत उस कमरे से बाहर निकली थी तब से उसने चाहत को नहीं देखा था, तो वह इधर उधर भटकते हुए ही अपने फोन में भी टाइम देख रहा था। मृत्युंजय सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ जाता है कि शायद अब शाम होने वाली है, तो शायद वह चाहत आ गई हो घर पे। लेकिन चाहत अभी भी नहीं आई थी। ये देखकर मृत्युंजय वो अपनी नज़र आसपास घूमता है, लेकिन वहीं पर भी चाहत नजर नहीं आ रही थी। वही शालिनी जी मृत्युंजय को इस तड़पते हुए देख रही थी तो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे सब कुछ पता था, इसलिए वह अपने मन में मुस्कुराते हुए ही बोली, अंडस को तुम्हारी नज़र जिसे से ढूंढ रही है ना मृत्युंजय, वह भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। इतना बोलकर वह अपने मन ही मन मुस्कुराती है। वही मृत्युंजय फिर आसपास देखता है और फिर जहाँ शालिनी जी खड़ी थी तो उनके पास आते हुए ही बोला, अंडस को बड़ी माँ, आपने चाहत को देखा है क्या? वो आज दोपहर के पहले से ही नहीं दिख रही है, कहीं पर गई है क्या? इतना सुनते ही शालिनी जी बोली, अंडस को अरे नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गई है। वही मृत्युंजय थोड़ा टेंशन में आ जाता है और वो अपने सिर पर हाथ फेरने लगता है और बोला, अंडस को वो आज कहाँ गई है पता नहीं चाहिए, और फोन भी नहीं किया उसने और ना ही उसने कुछ बताया है। तभी शालिनी जी बोली, अंडस को तुम टेंशन ना लो, आ जाएगी जहाँ पर भी होगी। वही लकी भी मृत्युंजय को ही देख रहा था और उसे तो इतनी हंसी आ रही थी कि वो अपने हंसी को कंट्रोल ही नहीं हो रहा था मृत्युंजय की शक्ल देखकर। उसे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपने फोन में देख रहा था। वही सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। दूसरी तरफ चाहत एक कमरे में जो बहुत ही खूबसूरत सी से सजाया हुआ था, उसे कमरे में हर जगह फूल ही फूल बिछे हुए थे और चारों तरफ को कमरा जगमगा रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वही उसी कमरे के आईने के सामने चाहत खड़ी थी और चाहत ने आज बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वह अपने हाथों में चूड़ियों पहनते हुए ही मुस्कुराए जा रही थी। आज उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और वह भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। चाहत आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आईना भी उसे देखकर शर्मा जाए, इतनी खूबसूरत लग रही थी। वही चाहत आईने में अपने आप को देखकर पूरी तरह से तैयार हो गई थी और फिर वो अपने आप को देखते हुए ही बोले, अंडस को आज तो तुम पर मैं बिजली गिरा कर ही रहूंगी मृत्युंजय, तुम आज मेरे इस खूबसूरती के नशे से नहीं बच सकते, आज तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझ पर ही होगी। इतना बोलते हुए वह खुद ही आईने में अपने आप को देखते हुए ही शर्मा जाती हैं और वह जल्दी से अपने आंखों पर हाथ रख लेती हैं और बोली, अंडस को मुझे क्यों इतनी शर्म आ रही है खुद को ही देखकर। इतना बोलकर वह हंसने लगती हैं और फिर चाहत अपना फ़ोन उठाते हुए ही अपने फ़ोन में मृत्युंजय का नंबर निकलती हैं और मृत्युंजय को कॉल करती हैं। वही दूसरी तरफ मृत्युंजय गार्डन में है, इधर से उधर घूम रहा था। वही लकी गार्डन के एक छोर पर खड़ा था और वो मृत्युंजय को ही देख रहा था। वही मृत्युंजय का फ़ोन बजता है तो वो जल्दी से फ़ोन उठाता है और बोला, अंडस को हेलो हेलो, तुम कहाँ पर हो चाहत, और तुम घर क्यों नहीं आई, और कहाँ गई हो, किसी को बताया क्यों नहीं, कहाँ पर हो मुझे बताओ, तुम ठीक तो हो ना? इतना सुनते ही सामने से चाहत बोली, अंडस को वो मैं एक होटल में फंस गई हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ मुझे लेने के लिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मुझे पता नहीं चल रहा मैं कहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडस को क्या तुम तो ठीक हो ना, बताओ मुझे जल्दी से कहाँ पर हो तुम? इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडस को मैं अपना पता सेंड कर रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाना, देर मत करना। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडस को मुझे अपना पता सेंड करो और तुम वहीं पर ही रहना और अपना ख्याल रखना। वही चाहता बोली, अंडस को हाँ, और तुम जल्दी से आ जाना, मैं पता सेंड करती हूँ। तो मृत्युंजय फ़ोन में पता जल्दी से देखता है और वह अपनी कार की चाबी लेकर कार की तरफ दौड़ते हुए ही जाता है और कार में बैठकर कार को स्टार्ट करके जल्दी से कार लेकर वह मेन गेट से बाहर निकल जाता है। वही मृत्युंजय को अकेला जाता हुआ देखकर लकी बोला, अंडस को ओ भगवान का शुक्र है कि मृत्युंजय भाई ने किसी को बताया नहीं
और अकेले ही गए हैं। इतना बोलकर वो अपना फोन निकालकर चाहत को कॉल करता है। चाहत सामने से बोली, अंडरस्को क्या हुआ, क्या सब ठीक है ना? वही लकी बोला, अंडरस्को हाँ सब ठीक है, अब आप अपना काम कर लेना। चाहत बोली, अंडरस्को ओके थैंक यू। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए फोन रख देती हैं। वही मृत्युंजय अपने फोन में वो पता देखते हुए ही कार पूरी ही स्पीड से चला रहा था और सारे ट्रैफिक रूल्स और बाकी के ड्राइविंग रूल्स को तोड़ते हुए ही वो कार पूरी स्पीड में चलाते हुए ही जा रहा था। उसकी सांसें हलक में अटकी हुई थी। वो कार को हवा में उड़ाते हुए ही ले जा रहा था। करीब 1-1.5 घंटे बाद मृत्युंजय अपनी कार उस होटल के बाहर रुकता है और वो कार को बिना पार्क किए वो अपने कार की चाबी वहीं पर खड़े एक गार्ड को देता है और वो भागते हुए ही वो उसे होटल के अंदर जाता है और रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचता है तो वो पूरा हॉन्फ रहा था। ये देखकर और रिसेप्शनिस्ट हैरान हो जाती है और बोली, अंडरस्को सर आप ठीक तो है, पहले बैठिए और पानी पीजिए। तभी मृत्युंजय बोला, अंडरस्को वो मेरी वाइफ मेरी। वो इतना ही बोला था कि तभी रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को सर रिलैक्स, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और आप बस चिंता ना करें, मैं ले चलती हूँ आपको आपकी वाइफ के पास। इतना बोलकर वो रिसेप्शनिस्ट लड़की मृत्युंजय को अपने साथ ले जाते हुए एक कमरे के पास ले जाकर बोली, अंडरस्को सर यह आपकी वाइफ ने बताया था यही कमरा है। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय उस लड़की को थैंक यू बोलता है तो वो लड़की वहां से चली जाती है। वही मृत्युंजय एक सांस लेकर वो कमर का दरवाजा खुलता है तो सामने उस कमरे में जो नजारा था वो देखकर मृत्युंजय चौंक जाता है, क्योंकि वो कमरा पूरा डेकोरेट किया हुआ था और चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी और उस कमरे में हर तरफ फूल बिखरे हुए थे और उस कमरे में महक इतनी अच्छी आ रही थी कि वो पूरा कमरा ही चहक रहा था। मृत्युंजय अपनी सांसें रोककर वो अंदर आता है और जब अंदर आसपास देखता है तो चाहत कहीं भी नहीं थी। मृत्युंजय अपने मन में बोला, अंडरस्को मुझे उस लड़की ने कहीं गलत कमरे में तो नहीं भेज दिया। तभी उसे बेड पड़ा एक नोट दिखता है। वही मृत्युंजय अपने आसपास देखता है और बोला, अंडरस्को चाहत कहाँ पर हो चाहत? लेकिन चाहत वहां पर नहीं थी। वो नोट देखकर मृत्युंजय आगे बढ़ता है। वो नोट उठाता है तो उस नोट में लिखा हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी चिंता मत करो और अब टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से वहाँ बेड पे जो कपड़े रखे हुए हैं उसे पहनो और फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। वही इतना पढ़ते ही मृत्युंजय अपने आसपास देखने लगता है। मृत्युंजय अपने आप से बोला, अंडरस्को ये क्या मजाक है चाहत, ऐसा कौन करता है? मेरी जान तक निकलने वाली थी और इसे अभी यह सब करने की पड़ी है। ये लड़की ना मुझे एक दिन मार कर ही रहेगी। इतना बोलते हुए मृत्युंजय बेड पर पड़े हुए कपड़े को देखता है। फिर वो खुद को शांत करने के लिए वही बेड पे थोड़ी देर बैठने के बाद वो कुछ ना बोलते हुए वो कपड़े उठता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस बीच के पास बहुत ही खूबसूरती से डिनर डेट तैयार की गई थी और वहां पर बहुत खूबसूरती से सब सजाया गया था। पानी की हल्की लहरें आ रही थी और वहां का माहौल इतना रोमांटिक और खूबसूरत था कि कोई भी देखकर हैरान हो जाए और बस देखता ही रह जाए, ऐसा वहां का डेकोरेशन और माहौल बनाया गया था। वहां पर बहुत ही सब कुछ खूबसूरती से सजाया हुआ था। वही मृत्युंजय कुछ ही देर बाद कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर निकलता है। तभी उस कमरे के बाहर वही लड़की मिलती है। वो लड़की बोली, अंडरस्को सर मेरे साथ चलिए। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय कुछ ना बोलते हुए आगे बढ़ जाता है। वही वो लड़की मृत्युंजय को उसे होटल से बाहर लाते हुए उस बीच पर जहां पर डेकोरेशन था वहां पर लेकर आती है और बोली, अंडरस्को सर अब आप आगे जाइए, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो लड़की मुड़ती है और वहां से चली जाती है। ये देखकर मृत्युंजय अपने आसपास देखने लगता है और वो आगे बढ़ता है। वो बोला, अंडरस्को चाहत कहाँ हो तुम? वही इतना सुनते ही कोई कुछ नहीं बोलता। वही मृत्युंजय आगे बढ़ता है। तभी उसे पीछे से कोई आता है और अपनी बाहों में भर लेता है। वही ये देखकर मृत्युंजय के कदम तो रुक ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही उसकी सांसें भी रुक जाती हैं और वह वैसे ही स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। तभी उसके मुंह से निकला, अंडरस्को चाहत। तभी चाहत उसके पीछे से ही हग करके अपनी बाहों में भरते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को तुम आ गए, देखो ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही मैंने किया है, कैसा है सब कुछ? वही इतना सुनते ही मृत्युंजय कुछ नहीं बोलता और सामने देखने लगता है। तभी चाहत बोली, अंडरस्को तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी,
लेकिन ये सब कुछ मुझे करना था तुम्हारे लिए, और तुम्हारी नाराजगी भी दूर करनी थी, इसलिए ये सब कुछ किया है। मुझे माफ कर दो अगर मेरी गलती है तो। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय कुछ नहीं बोलता और वह वही ऐसे ही खड़े रहता है। वही चाहत को पता था कि मृत्युंजय अभी कुछ नहीं बोलेगा। वही चाहत मृत्युंजय से थोड़ी सी पीछे होती है और फिर वो अपने हाथ में कुछ लेकर मृत्युंजय के सामने आती है और घुटनों के बल बैठकर वो बोली, अंडरस्कोर, आई एम सॉरी एंड आई लव यू सो मच, थ्रोइंग किसेस। चाहत के हाथ में एक खूबसूरत सा बुके था जो गुलाब का था, और ये देखकर मृत्युंजय चौंक जाता है। और फूलों को देखने बाद जब मृत्युंजय की नज़र सामने चाहत पर जाती है तो वो बस उसे देखता ही रह जाता है। वही चाहत को देखकर मृत्युंजय एकदम हैरानी से उस एक तक देखने लगती है। उसकी नज़र तक नहीं हट रही थी, और वही चाहत भी मृत्युंजय को देखने लगती है, क्योंकि चाहत ने जो कपड़े मृत्युंजय को पहनने के लिए दिए थे वो उसने अपने कपड़ों से ही मैच करवा के लिए थे, और वो ही कपड़े मृत्युंजय ने पहने हुए थे, इसलिए वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। वही मृत्युंजय हॉट और हैंडसम लग रहा था कि चाहत की भी एकटक उसे ही देख रही थी। वही वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे और एक दूसरे को देखने में ही खोए हुए थे। वही मृत्युंजय भी चाहत को देखते हुए ही खोए हुए ही बोला, अंडरस्कोर वाइफी, यू आर सो हॉट एंड ब्यूटिफुल। चाहत इतना सुनते ही चाहत अपने होश में आती है। वही मृत्युंजय ने तो अनजाने में ही खोए हुए हैं ये बोल दिया था, लेकिन चाहत की धड़कन ने इतनी तेजी से धड़कने लगी थी कि उसे लगा उसकी धड़कनों का शोर मृत्युंजय को न सुनाई दे। वही मृत्युंजय भी अपने होश में वापस आता है और फिर अपने आप को संभाल कर वो चाहत को देखते हुए ही बोला, अंडरस्कोर, यह क्या है चाहत, क्या कर रही हो तुम? वही इतना बोलते हुए वो चाहत को ऊपर से लाकर नीचे तक स्कैन करता है। इतना सुनते ही चाहत ने कहा, अंडरस्कोर, कुछ नहीं, बस तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ। वही चाहत की बात सुनकर मृत्युंजय की नज़र फिर से चाहत की नज़रों से जा मिलती है और वह एक दूसरे को फिर से देखने लगते हैं। तभी चाहत के हाथों में जो फूल थे उसे लेते हुए ही मृत्युंजय बोला, अंडरस्कोर, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर वह आगे बढ़ने लगता है। वही चाहत तो वही घुटनों के बल हैरानी से बैठी रहती है। वो बोली, अंडरस्कोर, अरे ये क्या है, तुम जा रही हो बिना मेरा जवाब दिए? मैंने तुम्हें आई लव यू बोला है और तुम मेरा जवाब दिए बिना ही ऐसे नहीं जा सकते। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडरस्कोर, तो फिर तुम मुझे क्या जवाब देना है? तभी चाहत बोली, अंडरस्कोर, तुम्हें भी मुझे बोलना है, मैंने जो बोला तुम्हें भी वही मुझे भी बोलना है, ऐसा। तभी मृत्युंजय बोला, अंडरस्कोर, लेकिन मुझे ऐसा कुछ बोलना आता ही नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हारी टेंशन में खाना भी नहीं खाया है, चलो खाना खाना है। वही इतना सुनते ही चाहत का मुंह बन जाता है और वो कुछ ना बोलते हुए अपना मुंह बिगाड़ हुए ही आगे बढ़ जाती है। उसका चेहरा लटक जाता है और वो निराश होकर आगे बढ़ जाती है। वही तभी मृत्युंजय के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ जाती है। उसे चाहत का चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। फिर वो चाहत को और परेशान ना करते हुए ही वो पीछे से ही चाहत का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़े हुए ही उसे पीछे की तरफ खींचता है। वही चाहत आकर मृत्युंजय के सीने से टकरा जाती है और चाहत की पीठ मृत्युंजय के सीने से टकरा जाती है। मृत्युंजय चाहत को पीछे से ही चाहत को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे कसके अपनी बाहों में भरते हुए ही बोला, अंडरस्कोर, यह मुंह क्यों लटका लिया तुमने? वही चाहत की धड़कन इतनी तेज से धड़क रही थी, उसका दिल उसके मुंह तक आ जाएगा। चाहत बोली, अंडरस्कोर, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या? वही तभी मृत्युंजय बोला, अंडरस्कोर, अरे मैं अपनी पत्नी से प्यार कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? वही इतना सुनते ही चाहत बोली, अंडरस्कोर, छोड़ो मुझे, मुझे भूख लगी है, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो चलो खाना खाने। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला, अंडरस्कोर, लेकिन मुझे तो आज किसी और चीज की ही भूख लगी है। वही चाहत जो कसमसा रही थी वो मृत्युंजय की बात सुनकर ऐसे ही स्टैचू की तरह खड़ी रह जाती है और वह ऐसे ही अपनी आंखें बड़ी करते हुए ही सामने देखने लगती हैं। वही मृत्युंजय चाहत की कमर में अपना हाथ फिर आते हुए ही उसे अपने और करीब करते हुए ही बोला, अंडरस्कोर, इतने दिनों तक तुमने बहुत मेरे से लड़ाई कर ली, बहुत तंग कर लिया मुझे, बहुत सताया लिया और मुझे परेशान करने की कोई भी कमी न रखी तुमने, लेकिन अब मेरी बारी है तुम्हें परेशान करने की। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मृत्युंजय है क्या चीज़। वही इतना सुनते ही चाहत अपने होश में आती है और बोली, अंडरस्कोर, मृत्युंजय छोड़ो ना,
मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। तभी मृत्यु बोला अंडरस्कोर, लेकिन मुझे तुम्हें खाना है, आज मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं तुम्हें पूरा का पूरा खा जाऊं। वही फिर चाहत उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाती है और वह आगे भागते हुए ही वो बोली अंडरस्कोर, अच्छा ऐसी बात है तो फिर पकड़ कर दिखाओ। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय हैरानी से चाहत को देखने लगता है और फिर वो चाहत के पीछे भागते हुए ही बोला अंडरस्कोर रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ पकड़ के, बहुत तंग कर लिया मुझे, लेकिन मैं भी तुम्हें परेशान करूंगा और परेशान इतना करूंगा कि तुम खुद मुझसे हार जाओगी। वही चाहत के भागते हुए ही बोली अंडरस्कोर पहले पकड़ के तो दिखाओ, फिर परेशान कर लेना। वही मृत्युंजय चाहत के पीछे भागते हुए ही बोला अंडरस्कोर अगर पकड़ लिया ना तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। इतना बोलते हुए वह भी मुस्कुराते हुए ही चाहत को पकड़ने के लिए आगे उसके पीछे भाग रहा था। वही चाहत भागते हुए ही बोल रही थी पकड़ते दिखाई मुझे, आओ पकड़ने। वही चाहत तो फिर और कितना ही भाग सकती थी, वो बीच के किनारे ही इधर से उधर भाग रही थी। वही मृत्युंजय थोड़ा और तेज दौड़कर चाहत को पीछे से ही पकड़ लेता है। वही चाहत हंसते हुए ही बोली अंडरस्कोर अरे छोड़ो मुझे, इतनी जल्दी तुमने कैसे मुझे पकड़ लिया। मृत्युंजय चाहत को गुदगुदी करते हुए ही बोला अंडरस्कोर अब बताओ मुझे, अब बोलो क्या तुम बोल रही थी, अब बोलो तुम हार गई हो। वही चाहत को इतनी गुदगुदी हो रही थी कि वो हंसते ही जा रही थी। वो बोली अंडरस्कोर अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो। तभी मृत्युंजय बोला अंडरस्कोर फिर है मन लो। चाहत बोली अंडरस्कोर हार मान ली मैंने, मैं हार गई तुमसे, तुम्हें जितना तंग करना हो मुझे कर लेना, लेकिन अब मुझे छोड़ दो। इतना सुनते ही मृत्युंजय एक पल में ही चाहत को अपनी गोद में उठा लेता है और चाहत गिरने के डर से अपनी बाहें मृत्युंजय के गले में डाल देती हैं। चाहत बोली अंडरस्कोर पागल इंसान ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं गिर जाऊंगी। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला अंडरस्कोर अरे गिरोगी नहीं, मैं तुम्हें कभी गिरने ही ना दूंगा। इतना बोलते हुए ही मृत्युंजय चाहत को ऐसे ही बाहों में उठाए हुए हैं जहां पर डिनर डेट रखी थी और जहां पर सारा डेकोरेशन था उसी तरफ ले आता है। वही चाहत भी उसी तरफ आती है और वो बोली देखो मैंने हम दोनों के लिए क्या तैयार किया है, क्या ये डेकोरेशन तुम्हें पसंद आया। वही मृत्युंजय बोला अंडरस्कोर हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। वही इतना सुनते ही चाहत बोली अंडरस्कोर ओ फ्लर्ट कर रहे हूँ और वो भी अपनी पत्नी के साथ, टीयर्स ऑफ जॉय। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय चाहत को नीचे उतरता है और चाहत नीचे उतरती है, आगे बढ़ती है और वह चेयर को खिसका अंडरस्कोर बैठो। वही मृत्युंजय भी मुस्कुराते हुए ही आगे बढ़ता है और वो चेयर पर जाकर बैठ जाता है। मृत्युंजय बोला अंडरस्कोर तुम्हें पता है, तुमने कॉल किया तब मेरी जान निकाल दी थी तुमने, जब तुमने कहा था कि तुम इधर फंस गई हो, और तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वही इतना सुनते ही चाहत जो अपनी चेयर पर बैठने जाने वाली थी वो रुककर आगे बढ़कर मृत्युंजय के पास आ जाती है और आकर मृत्युंजय की गोद में बैठ जाती है और फिर वो उसके सीने पर हाथ रखते हुए ही बोली अंडरस्कोर क्या मुझसे इतना प्यार करते हो। मृत्युंजय भी उसकी कमर पर हाथ रखते हुए ही उसे अपनी तरफ खींचता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला अंडरस्कोर हाँ हद से ज्यादा। अब चाहत और मृत्युंजय के चेहरे के आगे बस अब कुछ ही दूरी बाकी थी। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टाइम तक स्टे ट्यून्ड।